इसे कहते हैं एक्शन पैक दिन और इसे कहते हैं सही मायनों में मंथली एक्सपायरी। बिल्कुल उतार चढ़ाव और वो भी जबरदस्त वाला। फाइनली हाफ सेंचुरी मारकर हम ऊपर की तरफ अब करते हुए दिख रहे हैं ट्रेड और बैंक निफ्टी कुछ नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ने की तैयारी करता हुआ। 1.5 घंटा बचा हुआ है इस सीरीज का, रहेगा बेहद इंटरेस्टिंग। आइए, स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिल्वी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। फाइनली मौका मिल रहा है अनिल जी एक्शन पैक्ड शब्द यूज करने का। हाँ। कितने दिनों से यूज ही नहीं कर पाए जिस तरह से मार्केट का एक्शन बना हुआ था। तो आइए समझते हैं क्या करना है आखिरी 1.5 घंटे में, कैसी रहेगी एक्सपायरी। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? शानदार रिकवरी, ये है आज की कवर स्टोरी। उससे पहले की जो फर्स्ट हाफ की थी कि तेज गिरावट, लेकिन उस तेज गिरावट से उतनी ही तेजी से रिकवर करते हुए बाजार और दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचकर ट्रेड करने की कोशिश करते हुए दिखे। तो दोनों तरफ के ट्रेड बने और आपको पिछले 1 घंटे का मूव कोशिश करते हुए दिखे। तो दोनों तरफ के ट्रेड बने और आपको पिछले 1 घंटे का मूव अगर बाजार का देखने का मिले तो मजा आ जाएगा। किस तरह से आप 15,900 से बिल्कुल रिकवर होकर 16,175 डीप देखिए जो ट्रेडिंग रेंज है, दोनों सिरे छू डाले। 15,900 16,000 स्ट्रॉन्ग बाय जो है, 15,900 का लो बनाया। 16,175 16,225 वहां तक जाने की तैयारी। 125 से 175 की जो हायर रेंज थी, 125 में खुले, 175 की जगह 165 से आप घूम गए और वापस वहां से 60-70 पॉइंट नीचे भी। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन नजर आ रहा है जहां पर लेवल्स के हिसाब से बाजार भारी भरकम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। हाँ, अगर आप सही तरफ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्टॉक प्रोसेस भरपूर ट्रिगर होने का मार्केट है ये आज आपके लिए। लेकिन एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसी जगह, एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर आपके लिए कहीं कोई अगर ढंग से आप ट्रेड करें तो स्टॉक प्रोसेस ट्रिगर नहीं हो रहा है, बल्कि बार बार लगातार मौके मिल रहे हैं और वो है बैंक निफ्टी। आज का लो देखेंगे 34,425, इवन हरे निशान से लाल निशान में नहीं पहुंचा, जबकि निफ्टी ने 15,900 तक का लेवल भी देखा। तो बैंक निफ्टी ने अपने दम पर संभाले रखा और निफ्टी को भी ऊपर खींचने की कोशिश की। बैंक तो मजबूत है ही, आईटी मेटल दोनों ही पीटे हुए सेक्टर, जिसका जिक्र हम सुबह से कर रहे थे कि सबसे ज्यादा वो चलेंगे जो सबसे ज्यादा पीटे हैं। शॉर्ट कवरिंग का दिन है, वो होता दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स हमारे साथ साथ ये भी ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में 100-125 पॉइंट ऊपर थे, अब 50 पॉइंट के आसपास की रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में आपको नजर आएगी। यूरोप आधा से 5% तेजी पर है। जबरदस्त एक्शन, फाइनली थोड़ा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। हालांकि रेंज का जो ऊपरी स्तर था 16,125, उससे ज्यादा ऊपर नहीं गए। 16,150 के ऊपर थोड़ी देर के लिए गए थे, फिर वापस 16,175 के आसपास का हाई रेंज ऑलमोस्ट वहां पर आ गए। पर ये बाजार ने डिसाइड कर लिया सर कि जो फर्स्ट हाफ में होगा उसका ऑपोजिट ही मुझे सेकंड हाफ में करना है, और एक बार या तो दिन में मेरे को डिप देना है या फिर ऊपर जाना है और फिर वैसे ही करना है। हाँ, ये जो यू शेप्ड करेक्ट मूवमेंट, लेकिन आज स्पेशल आपको 2 राउंड मिले हैं। 2 राउंड एक्सपायरी की वजह से एक बोनस राउंड है कि सुबह ही आपने ये पूरा काम कर लिया और दोपहर में वापस रिकवरी आ गई। तो अंत भला तो सब भला, तो क्लोजिंग बढ़िया चाहिए। दीप, सिंपल एक ही चीज है जिस पर फोकस करना है कि आखिरी 1-1.5 घंटे में अगर डाउ फ्यूचर्स आपके कमजोर ना होते हैं ना हो, और अगर 16,200 ज्यादा एम्बिशियस तो नहीं लग रहा, 100 पॉइंट यहाँ से 16,200 के ऊपर की क्लोजिंग अगर आज मिले तो कहने ही क्या, बढ़िया मानी जाएगी। 16,000 के नीचे की नहीं चाहिए और 16,200 के ऊपर की चाहिए। तो अगर इस रेंज में बंद होते हैं तो आप वैसे के वैसे ही जैसे कल थे, कोई खास फर्क नहीं। लेकिन 16,200 के ऊपर की क्लोजिंग आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली होगी, 16,000 के नीचे की क्लोजिंग कॉन्फिडेंस हिलाने वाली होगी। लेट्स सी क्या होता है। बैंक निफ्टी 34,800 के ऊपर बंद होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला होगा। 34,200 के नीचे बंद होंगे, कॉन्फिडेंस हिलाने वाला होगा। ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी 35,000 35,100 की तरफ जाने की तैयारी आखिरी मिनटों में, 34,950 35,100 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है बैंक निफ्टी। बैंक चलिए, तो अच्छा है, 35,000 के पार जाने की कोशिश कर रहा है। 34,950 के करीब आज हाई बना था, तो बैंक निफ्टी वो टेकआउट कर सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा हुआ है। मेटल से आई थी रिकवरी और अब देखिए बाकी सेक्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सुबह से हम देख ही रहे हैं बैंक शेयर का तो अच्छा एक्शन बना ही हुआ है, अभी भी सारे मोमेंटम है। तो आइए थोड़ी देर में अनिल जी से स्ट्रैटेजी लेंगे, सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के, कुछ खबरों वाले शेयर्स और एक बेहद एक्सक्लूसिव रिसर्च, तीनों आपके लिए हैं तैयार। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं, वरुण से जानते हैं। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। तो अभी भी नतीजे आने बाकी है काफ़ी सारे स्टॉक्स में, जिसमें हिंडाल्को है, इसके अलावा बर्जर पेंट्स, क्यूमेंस, मदरसन सुमी, मुथूट फाइनेंस, एनएमडीसी, पेज इंडस्ट्रीज, ओबेरॉय रियल्टी, पिरामल और जी एंटरटेनमेंट, इनके नतीजे आने बाकी है। तो दिन के दौरान नतीजे आएंगे, आप नज़र रखिएगा वहाँ पे। कैबिनेट सेक्रेटरी की बैठक है इन्फ्लेशन पे 5:30 बजे, तो सबसे अहम आपकी नज़र तो वहाँ होनी चाहिए। एथर का आईपीओ आज बंद होगा, देखते किस तरह का सब्सक्रिप्शन निकल के आता है। और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स 1000 करोड़ के आसपास जुटाने की बोर्ड की बैठक है, अभी तक आउटकम आया नहीं है, यहाँ पे नजर होनी चाहिए। कल काफ़ी सारे नतीजे आएंगे, जिसमें निफ्टी में तो जेएसडब्ल्यू स्टील है। नतीजों के साथ साथ एक कंपनी जो है
वो फंड जुटाने पे भी यहाँ विचार करने वाली है, तो इसके चलते भी नज़र रखिएगा। QIP के जरिए फंड उठाने वाली है ये। इसके अलावा एस्ट्रल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, गेल, ग्लेनमार्क, इंडिया सीमेंट, JSPL, इन्फो एज, यूनाइटेड स्पिरिट्स और सन टीवी के नतीजे आएंगे, तो यहाँ पे आपकी खास नज़र होनी चाहिए। जून सीरीज़ की शुरुआत हो जाएगी। वहीं पैराडिक फॉस्फेट की कल से लिस्टिंग भी होने वाली है, यहाँ पे नज़र रखिएगा। सब्सक्रिप्शन 1.75 टाइम्स मिला था और ई मुद्रा के IPO का अलॉटमेंट मिलने वाला है, तो वहाँ नज़र रखिएगा। एडिशनल एक्सपोजर मार्जिन जो है 15% का, वो कल से लागू हो जाएगा इक्विटी डेरिवेटिव्स पे, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स पे नजर रखेगा इक्विटी डेरिवेटिव में, खासकर सन टीवी, अडानी पोर्ट, ग्रेन्यूल्स जैसे काउंटर्स पे। सिग्निटी टेक्नोलॉजीज कल से बायबैक जो है वो शुरू होने वाला है। बायबैक का प्राइस 500 रुपये प्रति शेयर का है, साइज जो है 38 करोड़ का है। इसके अलावा CL एडुकेट भी कल से बायबैक शुरू होने वाला है। 170 रुपये का बायबैक का प्राइस है, छोटा साइज है, 10 करोड़ के आसपास का बायबैक का साइज है। 170 रुपये बायबैक का प्राइस है, माफ़ कीजिएगा। एक्स डेट है मन्नपुरम फाइनेंस 75 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का। सोलार इंडस्ट्रीज 7 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड की एक्स डेट है कल। इसके अलावा रिकॉर्ड डेट है मोतीलाल ओसवाल के बायबैक शेयर्स की, तो यहाँ पे नजर रखेगा। वहीं सैटरडे को नतीजे आएंगे निफ्टी में, M&M, ONGC इनके नतीजे आने वाले हैं, और साथ ही साथ FNO में हिंदुस्तान कॉपर के नतीजे आने वाले हैं। तो सैटरडे को 3 नतीजे आएंगे जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले दिनों के लिए जहां पर रखनी है नजर। आइए जानते हैं अरमान के साथ आज के कुछ नतीजे और इंपॉर्टेंट खबरें भी। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। नतीजों में सबसे पहले कोलगेट का मुनाफा जो देखेंगे वो 315 करोड़ से बढ़कर 324 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप आय की बात करें तो आय 1280 करोड़ से बढ़कर लगभग 1300 करोड़ पर आती हुई दिखी है। मदरसन सुमी वायरिंग जिसमें मुनाफा 170 करोड़ से घटकर सिर्फ 46 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप आय देखेंगे तो वो 1510 करोड़ से बढ़कर 1662 करोड़ पर आती हुई दिखी है। इंडिया सीमेंट, दिग्विजय सीमेंट, डालमिया भारत पर ध्यान रखिएगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जांच कर रहा था और इस जांच के घेरे में ये तीनों कंपनियां आई हैं। ऑरबिंदो फार्मा सब्सिडरी को US FDA से दवा की लिए मंजूरी मिल चुकी है और ये जो दवा है ये कैंसर के इलाज के लिए इस दवा को मंजूरी मिली है। जाइडस लाइफ साइंस एक इंजेक्शन है, उसके लिए भी कंपनी को US FDA से मंजूरी मिल चुकी है और इसका उपयोग भी कैंसर के इलाज के लिए किया जाएगा। रेलटेल इंडिया कंपनी को ESRI के साथ एक कंपनी ने क्लाउड सर्विस के लिए करार कर दिया गया है। HDFC कैपिटल एडवाइजर्स के जो टोटल 2.35 लाख शेयर्स हैं उसकी बिक्री पूरी हो चुकी है और वो 184 करोड़ में पूरी बिक्री हुई है। कोल इंडिया जिसमें भारत कुकिंग में 25% हिस्सा बिक्री का जो सैद्धांतिक उनको मंजूरी मिल चुकी है। और अंत में एक ब्लॉक डील है जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसमें 16 लाख के कई शेयरों के सौदे किए गए हैं। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी जहां पर रखनी है नज़र रखिए आप पूरे के पूरे बाजार के एक्शन को, क्योंकि यहाँ पर भरपूर स्टॉक्स हैं जो आपको बढ़िया मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं। और मेटल काउंटर्स की ही एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग रैली बनी हुई है। हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं तैयार और उनसे एक बढ़िया पिक्स भी लेंगे, बट टाटा स्टील पर रखनी है आपको नज़र, क्योंकि ये काउंटर बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है। शॉर्ट कवरिंग फ्यूल्ड मूव है और मेटल्स ही थे जो सबसे पहले बाजार में रिकवर होते हुए दिखे थे और अब मेटल्स ही लीड कर रहे हैं। आइए सुमित जी भी हमारे साथ हैं और सुमित जी से जानते हैं टाटा स्टील पर क्या व्यू बन रहा है। सुमित जी, शॉर्ट टर्म शॉर्ट कवरिंग बाउंस बैक जरूर है, कितना ऊपर जा सकता है टाटा स्टील सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु देखिए, एक अच्छा बाउंस मेटल पूरे सेक्टर के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसमें टाटा स्टील के अंदर भी एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है। 4-4.5% अभी ऊपर है और अभी लगता है और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। एक तो सबसे पहले इसके अंदर 1040 1050 के ऊपर का क्लोजिंग चाहिए। 1040 1050 के ऊपर का क्लोजिंग मिलने पे टाटा स्टील के अंदर यहाँ से बाउंस बैक बनेगा, जिसमें 1100 प्लस के लेवल टाटा स्टील में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में जो सपोर्ट है इंट्राडे के लिए 1020 का है और पोजिशनल कैरी ओवर के लिए 1000 रुपीज साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ये दो लेवल्स को ध्यान में रखते हुए पोजीशंस होल्ड करें। 1040 1050 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक में 50 से 70 रुपए का मूव 1-2 दिनों के अंदर ही देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए इस समय टाटा स्टील जहां पर रखनी है आपको नजर। बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है। बैंक्स की तरफ से भी पूरा भरोसा है और कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आज सुबह। कुणाल जी, आपको मिस किया। गुड आफ्टरनून सर, जरा बताएं SBI से करते हैं शुरुआत। बैंक्स तो टॉप फॉर्म में है, SBI भी मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है, कोई ट्रेड दिखता है इस पर? बिल्कुल दिख रहा है दीपांशु। मैं और राकेश जी अभी SBI की चर्चा कर रहे थे। SBI में एक पैटर्न बन रहा है जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं और ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चार्ट स्ट्रक्चर तो मजबूत है और बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, तो हमारी खरीदारी की राय है इन स्तरों पर भी। और यहाँ एक स्टॉप लॉस रख लें 455 रुपए का। मुझे लगता है कि 475 तक तो इस शॉर्ट कवरिंग में डेफिनेटली जाना चाहिए। SBI की चर्चा आप और राकेश जी अभी भी कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कई बार राकेश जी आप पर इल्जाम लगाते हैं कि मैं तो कहता हूं कि कुणाल जी एक
कॉल दे दें, कुणाल जी मना कर देते हैं। तो राकेश जी ने सोचा थोड़ा इसको लीक कर देता हूँ दीप की तरफ, दीप इस पर सवाल ही पूछ लेगा। कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कुणाल जी? अनिल जी शुभा जरूर है। अनिल जी कई बार ऐसा करते हैं बंसल जी। हाँ। अनिल जी बंसल जी एक बार प्रस्ताव भेजते हैं, मैं गिरा देता हूं, तो दोबारा कहते हैं कि देखो बढ़ गया, आपने लिया नहीं। देखो मेरा शक तो बराबर निकला। तो इस तरह अनिल जी दबाव की रणनीति बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल एसबीआई के चार्ट पर नजर तो है, कुणाल जी और राकेश जी दोनों की इस नजर पर हम नजर रखेंगे। लेकिन तब तक बढ़ते हैं आगे। ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों के शेयरधारकों की समस्याएं अभी तक खत्म होती नजर नहीं आ रही है। जी बिजनेस ने पिछले कुछ दिनों में एक इन्वेस्टिगेशन किया था, जहां हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि हमें कुछ नहीं पता, ढेरों कंप्लेन आ रही है, कहीं कुछ जवाब नहीं मिल रहा। हमने एक्सचेंजेस से बात की और उसके बाद फाइनली कंपनी भी जागी, एक्शन भी हुआ और कंपनी की तरफ से घोषणा आई माफ़ कीजिएगा, घोषणा आई कि जल्दी आपको बोनस शेयर क्रेडिट की जाएंगे। इस बात का ऐलान 16 मई को होता हुआ दिखा और 19 मई से ये शेयर आपको क्रेडिट होकर, लिस्ट होकर ट्रेड होना शुरू करेंगे। लेकिन अभी भी उसके बाद भी 19 मई के बाद भी हमारे पास हज़ारों कंप्लेंट्स आ रही हैं, चाहे वो मैसेज के तौर पर हो या फिर हमारे पास सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर। अब भी इन शेयरों में ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई। एक और हमने सोचा कि इस मामले को आगे तक देखा जाए कि क्या है अपडेट, क्या कुछ हो रहा है। तो आशीष हमारे साथ तैयार है इस वक्त पूरी डिटेल्स लेकर। आशीष, बोनस शेयरों को क्रेडिट करने के बावजूद अभी तक इन्वेस्टर्स बोनस शेयर बेच नहीं पा रहे हैं, ये सही है? बिल्कुल सही है सर, क्योंकि लिस्टिंग नहीं हुई है। इसकी क्या वजह है? बोनस शेयरों की जो है लिस्टिंग नहीं हुई है और इसकी जांच पड़ताल हमने दोबारा करके देखी कि इतना टाइम दरअसल लग क्यों रहा है, लगना नहीं चाहिए, इतना लंबा टाइम लग क्यों रहा है। तो हमने सबसे पहले आरटीए से संपर्क किया था, जो कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुनी थी। हाँ, जो पिछली बार मधुर आवाज आपने सुनवाई थी। हाँ, वही। हाँ, अब नहीं सुन पाएंगे सर, क्योंकि उसका नंबर लगता ही नहीं है। और आज सुबह जो है हमने काफी हमारे जो व्यूअर्स हैं, निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं बीसीजी ग्रुप के, उनसे भी बात की डायरेक्टली और वो भी सब काफी परेशान है, कह रहे कि हम अपने पर्सनली तौर पर देखें तो आरटीए से बात कर रहे हैं लेकिन संपर्क हो नहीं पा रहा है। हमने भी कोशिश की, बिल्कुल संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद ये तो कि ऐसा हो गया कि कम से कम जब तक स्टोरी नहीं हुई तब तक आरटीए तो कॉन्टेक्टेबल था, अब तो वो भी नहीं रहे। बिल्कुल नहीं है, फोन लगता ही नहीं है सर, फोन ही नहीं लगेगा आपका। ओके। और फिर उसके बाद हमने जो है कंपनी सूत्रों से बात करने की कोशिश की, तो कंपनी सूत्रों से बात करने के बाद हमें ये मालूम पड़ा कि कुछ प्लेज शेयरों का मामला है, वहां पर कुछ चीजें जो है अभी तक क्लैरिटी है नहीं। इसके चलते इतनी देरी हो रही है, लेकिन कन्विंसिंग जवाब सर नहीं मिला, क्योंकि ये बीसीजी ग्रुप ऐसा पहली बार नहीं है कि जो बोनस शेयर इश्यू कर रहा है, इससे पहले भी बोनस शेयर इश्यू किए हैं। इतना समय लग नहीं सकता और क्लैरिटी इतनी देर की हो नहीं सकती। वैसे इससे पहले हमने एक्सचेंजेस से जो है सूत्रों से बात कर रखी थी, तो एक्सचेंज के जो सूत्र हैं उन्होंने हमें सीधे तौर पर बता दिया कि कंपनी की तरफ से अभी भी कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो पेंडिंग है। अब डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रहेंगे तो फिर लिस्टिंग कैसे होगी सर? ओके, तो कंपनी की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स जाना बाकी है एक्सचेंज, और एक्सचेंज को जब वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे तो लिस्टिंग होगी। अच्छा, ये चल क्या रहा है सर? ये तो आईपीओ लाना आसान काम है, 7 दिन के अंदर साहब आईपीओ आकर लिस्ट हो जाता है। यार बोनस शेयर लिस्ट कराने में इतना मतलब एस्टैब्लिश्ड कंपनी है और उसका काम नहीं हो। तो कुछ संकेत मिल रहे हैं कि कब तक ऐसा क्या हो सकता है? एक्सचेंजेस क्या कह रहे हैं, मतलब सोर्स क्या कह रहे हैं आपको, जो जिनसे भी आपने बात की? मेरे सोर्स सर ये कह रहे हैं कि अगले 2 दिन में आपको कुछ जो है अपडेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कंपनी अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकती है, और देखिए जब तक कंपनी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेगी तब तक एक्सचेंजेस जो है इन्हें परमिशन नहीं देंगे। लेकिन अब तक अगर आप देखें तो सर इनडायरेक्टली निवेशकों का नुकसान तो हो ही रहा है। कैसे मैं आपको बताऊं कि दरअसल जैसे घोषणा होती है, आपको 2 महीने के अंदर ये पूरे बोनस की जो प्रक्रिया पूरी करनी है, इंक्लूडिंग लिस्टिंग ऑफ बोनस शेयर्स, जो कि अभी तक नहीं हुई है। और पर डे जो है कंपनी को 20,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगेगा। अच्छा, पर डे जितना दिन आप लिस्टिंग देर से कराते हैं उतना 20,000 रुपए? 20,000। ओके। और कंपनी के नतीजों का क्या हुआ सर? कंपनी के नतीजे, ये भी तो सर एक थोड़ा रेड फ्लैग निकल कर आ रहा है, क्योंकि आप देखिए कि कंपनी ने जानकारी देकर बताया था कि 28 मई को जो इनकी बोर्ड बैठक होने वाली थी वो 30 मई के लिए टल गई है। और इसके पीछे का कारण भी दिया कंपनी ने, अनफोर्सीन शेड्यूल चेंजेस, कुछ शेड्यूल में बदलाव किए गए हैं, इसके चलते जो है नतीजों में देरी हो रही है। बोनस शेयरों में तो सर बहुत ज्यादा देरी, 2 महीने से ऊपर की डिले है। ओह माय गॉड, बोनस शेयर तो खैर 2 महीना डिले है और नतीजे भी अब 2 दिन आगे और सरकार दिए गए। ओके। और ये नोटिफिकेशन कब आया है, नोटिस? ये
सर ये 2 दिन पहले आया था कि इनके जो 28 को मीटिंग होनी है 28 को मीटिंग होनी और है 2 दिन पहले यानी कि 23 को आया 23 तारीख 24 को 24 तारीख को आया। ओके 24 को पता चल गया कि 28 को अनफोर्सिन सिचुएशन है और उसको आगे कर दिया। ओके, तो ये है अभी इस सिचुएशन। इस वक्त देखते हैं कंपनी की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। आपने कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की? सर कंपनी के सूत्रों से बात करने की कोशिश की मैंने, आरटीए से बात करने की कोशिश की, तो जैसे कि बताया आरटीए से तो बिल्कुल संपर्क हो नहीं पाया। एक्सचेंज के जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने हमें ये बताया कि कंपनी जो है डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रही हो, जब तक वो नहीं करेंगे तब तक लिस्टिंग हो नहीं पाएगी। और कंपनी के जो भी सूत्र हैं वो भी मुझे कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि प्लेज शेयर का कुछ मामला है, कुछ लॉट ऑफ शेयर ऐसे हैं जिसमें प्लेज हो रखा है वो अनप्लेज नहीं हुआ है। ये मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा, कारण कि आप इतना डिले तो नहीं कर सकते कि 60 दिन से ऊपर हो जाए और इस पर कोई भी अपडेट आपको देखने को ना मिले और निवेशकों का नुकसान हो। ओके, तो ये है ब्राइटकॉम ग्रुप के बोनस शेयरों की लिस्टिंग में फिर से देरी। और सर मैं लास्ट टाइम का इनका वो डिस्क्लोजर पूछ रहा हूँ, जब हमारी स्टोरी के बाद आया था तब तक उन्होंने सिर्फ यही अश्योरेंस दिया था कि 19 मई तक आपको शेयर मिल जाएंगे। तब भी उन्होंने उसके आगे का अश्योरेंस नहीं दिया था कि कब लिस्ट होंगे। अरे शेयर मिलने का मतलब ही डीप लिस्टिंग ही होता है ना, नहीं एक तरह से तो वही होना चाहिए, बट हाँ मतलब हर स्टेप पर बेसिकली एक डिले है, या जो भी इनके इन्वेस्टर हैं हर स्टेप को उनको प्रॉब्लम बेसिकली जहाँ जहाँ जितनी डिले हो सकती है पॉसिबल वो सारी हो रही है। अब कोई फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट तो आते नहीं कि गर्मी के सीजन में उनसे हवा करें, मोटे सर्टिफिकेट आते थे पहले, तो क्रेडिट करके क्या करेंगे, डीमेट में है ना, तो वो काम भी नहीं आता है। तो जब तक आप लिस्ट नहीं करेंगे तब तक आदमी करेगा क्या। 190 रुपए भाव होता था जिसमें बोनस का इश्यू हुआ था, और एक्स बोनस का भाव जो कॉस्ट बनती है शेयर की वो बनती है 125 रुपए के आसपास, और भाव चल रहा है 65 रुपए। तो ऑलरेडी डीप इन द लॉस है। बिल्कुल, अगर आपने जिस दिन बोनस का ऐलान हुआ उस दिन आपके अकाउंट में, पहले बाद में आपने क्या भाव में खरीदे वो अलग बात है, लेकिन आपके लिए ऑलरेडी उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो कम बोनस की कॉस्ट 100 रुपये आ रही है। ज़्यादा नहीं, 100 नहीं, ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अगर 190 रुपये यानी कि आपके 600 रुपये हो गए 3 शेयर का कॉस्ट, 3 पे 2 शेयर आया, राइट, तो 5 शेयर यानी 120 रुपये कॉस्ट होती है, 99 नहीं होती। कम बोनस कॉस्ट आपकी 120 रुपये होती है, आधा रह गया। हाँ, 120 रुपये का आपके 65 रुपये लगभग आता है। जितने निवेशकों से सर सुबह मैंने बात की है लगभग सबने जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ उसी दिन खरीदा। हाँ एग्जैक्टली, और सब परेशान है कि बेच नहीं पा रहे। ओके, चलिए भाव ऊपर नीचे हो वो समझ में आता है, लेकिन बेचने का मौका आप किसी इन्वेस्टर से नहीं ले सकते। और ये जो चीज़ें हैं बोनस स्प्लिट, इसमें तो कहीं कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है ही नहीं बड़ी जिसकी वजह से दिक्कत आए। अगर उसमें इतनी दिक्कत आ रही है तो आई थिंक ये मैटर देखना जरूरी है। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट को इनवाइट करके कि आप आएँ, बात करें, दर्शकों के, हमारे निवेशकों के जो सवाल हैं, जो उनकी उलझन हैं, उनको सुलझाएं। आप बताएं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, पता हमसे वहाँ आकर बात करें। हमसे न करें, किसी और चैनल से कर लें, किसी से न करें, एक्सचेंजेस पे एक अपना जवाब भेजें, लेकिन क्लियर करें। अगर आप 19 तारीख को नहीं कर रहे हैं, ये ज़रूरत क्यों आनी चाहिए कि कोई इस मुद्दे को उठाए, तब मैनेजमेंट बोलेगा कि हम क्यों लिस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर 19 तारीख को शेयर क्रेडिट होने हैं, 19 तारीख को लिस्ट होना है, नहीं हो रहा है, तो उसका जवाब भी एक कंपनी को तुरंत एक्सचेंजेस को देना चाहिए कि किस वजह से हम नहीं कर रहे हैं, कब तक करेंगे। आई थिंक ये थोड़ा सा चीज़ें ठीक करने की बहुत ज़रूरत होती दिख रही है। ये है पूरा का पूरा मैटर। इस पर कुछ रोशनी हमारे बंसल जी भी डालने वाले हैं। बंसल जी बताएं सर। अनिल जी, रोशनी नहीं अनिल जी, देखिए ये बोनस तो कंपनी के हाथ में है। मेरा अनिल जी सवाल मतलब कि आप तो एक कभी कुणाल जी ने बोला भी था कुछ दिन पहले कि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो अनिल जी यहाँ पे तो प्रश्न एनएससी से पूछना चाहिए कि हाउ कम स्टॉक्स लाइक बीसीजी कैन मेक एन एंट्री इनटू निफ्टी 500। अनिल जी, मार्केट कैप वॉल्यूम को छोड़ के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, खुली आंख से दिख रहा है कंपनी में क्या हो रहा है। एक तो एंट्री ले लिया निफ्टी 500 के अंदर, अगर गलती से घुस भी गया तो उसको उठा के निकाल के फेंकना चाहिए अनिल जी। इसके लिए अनिल जी आप जैसे लोगों की जरूरत है, आपके बोलने से हटेगा अनिल जी। निफ्टी 500 से तो एक जैसी कंपनी को मतलब कि बिना किसी वार्निंग के अनिल जी जो भी एक्सचेंज के रूल्स होते हैं उसको फॉलो करे बिना बाहर करना चाहिए अनिल जी। और ऐसी कंपनीज को तो निफ्टी 500 किसी भी निफ्टी के इंडेक्स के अंदर आना नहीं चाहिए अनिल जी। सिर्फ वॉल्यूम और ये मार्केट कैप का क्राइटेरिया थोड़ा होता है, बाकी भी बहुत चीजें होती हैं। तो ऐसी कंपनीज को तो किसी भी इंडेक्स में लेना नहीं चाहिए, और ये कंपनी निफ्टी 500 के अंदर आई हुई है। बंसल जी, उसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि क्या है कि अगर इसमें आप सब्जेक्टिव होंगे तो फिर आप किसको रखें इंडेक्स में, किसको ना रखें, वहाँ जजमेंटल वाला इशू आ जाता है। और तो सेंसेक्स, निफ्टी और बाकी इंडेक्स की एक प्रोसेस है जो एक्सचेंजेस फॉलो करते हैं बेसिकली।
आई डोंट नो उसमें वाकई में मैनुअल इंटरवेंशन होना चाहिए, ये डिबेटेबल इशू है। जी। मतलब आप कर दें तो कई सारे एक्सीडेंट बचा सकते हैं, ना करें तो कई सारी ऐसी कंपनियां जिनमें पोटेंशियल है जो एक्सचेंज इंडेक्स में आ जाती है तो वो नहीं आए। सो थोड़ा डिबेटेबल इशू है। अब ये इसलिए शायद एक्सचेंजेस एक वो रूल फॉलो करते हैं। एक्चुअली है ना, ये जब आप बिलीव नहीं करेंगे, जब ये हम पिछली बार इन्वेस्टिगेशन करें तो हमने ये देखा और मेरे पास ये रिपोर्ट भी है कि बहुत सारे फंड्स ने खरीदा है और पिछले क्वार्टर में ही खरीदा है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब हमने फंड्स का नाम देखा और अच्छे अच्छे फंड जिनको हम बड़े रेस्पेक्ट से, जिन फंड्स में मेरा भी पैसा लगा हुआ है, वैसे फंड्स हैं, पता चला कि वो ETFs हैं, वो फॉलो करते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स और उसी प्रोपोर्शनेट में खरीदते हैं। तो कोई भी कंपनी के लिए किसी इंडेक्स में आने में इंसेंटिव क्या है? कोई इंसेंटिव नहीं। एक ही इंसेंटिव है, अगर कोई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है या कोई ऐसा पैसिव फंड है जो उसी प्रोपोर्शन में उस इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है तो ऑटोमेटिकली उसको वो शेयर खरीदना पड़ता है, बिल्कुल, मजबूरी में, बिल्कुल, है ना। और जब हमने देखा कि अचानक से फंड की हिस्सेदारी बढ़ गई तो इसलिए बढ़ी कि वो NSE 500 में स्टॉक आ गया, BSE 500 में स्टॉक आ गया। अब कोई कंपनी अगर BSE 500 को फॉलो कर रही है, सपोज उसने नहीं लिया, ये स्टॉक 60 का 120 हो जाए, उसका तो अंडर परफॉर्मेंस आएगा। ले लिया तो इन्वेस्टर्स को नुकसान है। तो ये थोड़ी पैसिव इन्वेस्टिंग के फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। तो बंसलिए मैं 100% आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक्सचेंजेस के भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाती है। एक्सचेंज में कौन डिसाइड करेगा कि ये शेयर रखा जाए या ना रखा जाए? आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, वाजिब है, आपका दर्द भी मैं समझता हूं कि ताकि लोगों को नुकसान ना हो, लेकिन इसमें कहीं कहीं तो आपको कुछ ना कुछ एक कॉल लेना होता है। बट एनीवे, हम चाहते ही हैं कि जल्दी से इसकी लिस्टिंग हो जाए बोनस शेयरों की, और जो इसके शेयर होल्डर्स है उन्हें बेचने का, खरीदने का मौका मिले, वो होना बहुत ज़रूरी है। मुझे डर है लिस्टिंग होने के बाद कहीं फिर से शेयर गिरा ना जाए। पता चला अभी तक लोग इंतजार कर रहे हैं पहले शेयर आने का, शेयर आए तो लिस्टिंग का, लिस्टिंग आने के बाद फिर भाव का इंतजार न करें। क्या भाव कब आएगा? लंबी जर्नी होने वाली उनके लिए। ये है ब्राइटकॉम, नजर रखिए इस पर। शुक्रिया आशीष अपडेट के लिए। एंड ऑफ कोर्स जैसे आशीष कह रहे हैं, होप करते हैं कि अगले 1-2 दिन में कुछ अपडेट्स इस पर निकल कर बड़ा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में आ रहा है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट और 600 पॉइंट जैसे हम कह रहे हैं आज ही 35,100 की तरफ जाने को तैयार है। 34,900 डन, 34,950 ऑलमोस्ट वो भी डन, 34,946 का ही है। 35,100 अगला टारगेट है, 35,100, 35,250, 35,475 सब याद है, देखने की जरूरत नहीं है, पूरा रट्टा मार मार के याद है। 35,100, 35,250, 35,475 अगले 3 बड़े टारगेट होंगे 35,000 के ऊपर निकलने के बाद। वाओ, डन फॉर द डे। आज सारे के सारे टारगेट्स बैंक निफ्टी के ऊपर की तरफ के आते हुए दिख रहे हैं। ये है आज का कमाल। आइए कमाल करने के लिए तैयार हैं हिमांशु जी, है ना? हिमांशु जी है ना आप? सर जी बिल्कुल। हाँ, चलो गुड आफ्टरनून। बिगुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, क्लियर कट बैंक निफ्टी में तो बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है। 34,700, 34,800 के ऊपर निकला है, तो 35,150, 35,200 तक के टारगेट्स हो सकता है आज ही आते हुए नजर आए। लेकिन बाजार के ब्रॉडर मार्केट में अनिल जी थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी भी थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक पुल बैक रैली है कि जेन्युइनली थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलेगी। फिलहाल अनिल जी जो स्टॉक है वो सेल साइड का स्टॉक है और एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है हैवेल्स में। बाजार में जितनी भी ये शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली है पिछले 2-3 घंटों में, ये स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है। एक अच्छी कंसोलिडेशन थी, एक साइडवेज कंसोलिडेशन, 1200 के नीचे यहाँ पर एक क्लियर कट ब्रेकडाउन है। मुझे लगता है हैवेल्स के फ्यूचर में बिकवाली करके चले। जून फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, 1180, 1185 के जोन में 1205 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट 1145 रुपए का, दूसरा टारगेट 1120 रुपए तक का नीचे में आता हुआ नजर आ सकता है। हैवेल्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। बिकवाली करने की सलाह है यहाँ पर, और बिकवाली का मौका ढूंढते हुए हिमांशु जी। और ये स्टॉक है 1205 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करने की राय 1145, 1120। इस बार कोई नहीं कहेगा, बार बार लगातार बैंकिंग शेयर बोले, सिर्फ और सिर्फ बैंक खरीदने, बैंक ऑटो, बैंक ऑटो, बैंक ऑटो। सुबह भी रटाया था बिल्कुल। 35,000 दर्शन कर लीजिए, बहुत समय बाद आया, कम से कम 2 हफ्ते से तो मैंने नहीं देखा। आप लोगों ने कहीं देखा हो नींद में तो अलग बात है, स्क्रीन पे तो मुझे 2 हफ्तों बाद नजर आ रहा है 35,000। जय हो, स्वागत है। हाँ, इसको कहते हैं एक्सपायरी का दिन। आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। वागले साहब स्वागतम, बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। पहले तो मुझे आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं सोच रहा था आप बैंक निफ्टी में कॉल देंगे तो मैं देता हूँ। अरे वाह, के साथ क्या बात। अरे कौन सा आजकल वो बहुत चल रहा है, अरे वाह, कर दीजिए सर।
और अनिल जी आपको कारण देना पड़ेगा, आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे, कॉल क्यों नहीं दे रहे बैंक निफ्टी? अरे पहले मैं कॉल देता हूँ। हाँ पहले आप बोलिए। हाँ लेवल चले जाएंगे जी। एक 51 पॉइंट यहाँ से 35,045 से लेकर 35,000 मतलब 35,000 तक बाय करे। मेरे को 500 पॉइंट की मुंह लगती है 1 से 2 दिनों में, शायद सोमवार तक, और मेरा रिस्क होगा 150 पॉइंट नीचे का। तो यहाँ से 150 पॉइंट नीचे का आप स्टॉप लॉस ले लीजिए। 35,500 आपने जो 35,100 150 का, मुझे 35,501 में दिखता है। फर्स्ट टाइम मुझे इतने दिनों में मतलब बाइंग का कॉन्फिडेंस आ रहा है, और मेरा इंडिविजुअल स्टॉक ऑलरेडी कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा। SBI सबसे बेटर पैटर्न SBI में है, सब सारे स्टॉक्स में, बैंकिंग स्टॉक्स में। मेरा मानना है SBI 480 485 के बीच में जा सकता है सोमवार तक। आपको 459 460 के नीचे का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर, या मे भी 1-1.5 रुपए नीचे बाय करके 12 से 15 रुपए की अपसाइड में देख रहा हूँ। परफेक्ट। तो एक चीज ये बताएं वागिल साहब कि बैंक निफ्टी के जो लेवल आप बता रहे हैं, ये कैश के फ्यूचर्स के जून महीने के नहीं अनिल जी, ये फ्यूचर्स के हैं, और जून महीने के अगले जून के फ्यूचर्स के हैं। ओके, जून महीने का फ्यूचर लाइए जरा बैंक निफ्टी का फटाफट एक बार मेरे सामने क्या चल रहा है, और वहां पर अपने एक बार खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। जून महीना है, एसबीआई नहीं, सॉरी बैंक निफ्टी का जून महीने का फ्यूचर चाहिए मुझे, और वहां पे खरीदना है आपको। 35,060 है, 150 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ आप, यानी कि लिखो 34,900। हाँ, ऊपर का टारगेट 35,500। अब आपकी बात सही है कि मैंने क्यों नहीं दिया। एक्चुअली ये बिटकॉइन ग्रुप है ना, सबको परेशान कर रहा। मेरा भी कॉल निकल गया इस चक्कर में, इसलिए मैंने जल्दी बोल दिया कि 900 950 35 100 की तरफ तेजी से बढ़ा। तो मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। यहाँ पर वागले साहब में आपकी जो यात्रा है 35,500 तक की फ्यूचर्स की, वो मैच हो रही है, क्योंकि मेरे टारगेट बैंक निफ्टी के जो अब ऊपर के आ रहे हैं 35,100 तुरंत है, उसके बाद 35,250 35,425 3 टारगेट। उसके आगे के मैं लिख के लाया नहीं आज मुझे नहीं लगा कि इससे ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी। तो 35,425 मैं सारे स्पॉट लेवल बता रहा हूँ, तो आप थोड़ी प्रीमियम जोड़ देंगे 25-50 पॉइंट, तो लगभग वो लेवल्स आपके लिए आ जाएंगे। आइए बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, चार्ट कॉर्नर पिक है एक्सिस बैंक, और जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है एक्सिस बैंक का, ये बोल रहा है कि ये तेजी से, अनिल जी बहुत तेजी से भागने की तरफ तैयार है। 682 683 के अराउंड कैश में ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है 700 रुपए के भाव ये स्टॉक दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, पिछले 3-4 दिन से बंसल जी अकेले बैटिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन के चलते हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिस हो गया। तो अनिल जी बिना समय गंवाए तुरंत खरीदना है एक्सिस बैंक, जहां पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आ चुका है, नेकलाइन के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, तो बाय करके चलें। यहां पर 672 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखें। जो लेवल्स में दे रहा हूं ये करंट मंथ यानी कि मई फ्यूचर्स के हैं। जून फ्यूचर्स में अगर बाय कर रहे हैं तो उस हिसाब से संशोधन कीजिएगा। 672 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 700 रुपए का, 700 का पहला टारगेट, और इवेंचुअल टारगेट 710 का। तो 700 710 के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक में खरीदारी करें। एक्सिस बैंक में खरीदारी करने की राय 700 रुपए के टारगेट के लिए, ये राय है कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। और आज तो हमारे साथ सेठी साहब भी हैं पूरे शो में। मेरे को लगा 2:30 बजे होंगे सेठी साहब पूरे शो में, तो फिर तो हम 2:30 बजे का इंतजार ही क्यों कर रहे हैं? आपसे कॉल्स क्यों ना ले लें? आप अपनी कॉल तैयार करिए, बिफोर टाइम हम आपके पास। बिफोर टाइम भी क्या, 2:30 तो बजने ही है। बजने ही वाला। ओके, जल्दी से एक काम करता हूँ, पहले सुमित जी की तरफ से ले, क्या नहीं तो फिर सुमित जी कहेंगे मेरा तो भाग गया। बिगुल जी, सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी फटाफट आने के लिए, क्योंकि अनिल जी बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम है और बैंकिंग स्टॉक्स अब यहां से भागने को तैयार है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 315 रुपए 316 रुपए। स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक में पिछले 7 दिनों की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब ये बाउंस बैक यहां से दिखाने की शुरुआत कर रहा है, और बंधन बैंक अब यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। 308 के स्टॉप लॉस से यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर में पहला टारगेट बंधन बैंक का 325 रुपए का, दूसरा टारगेट 330 रुपए का। 2 से 3 दिनों में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 308 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 325 330 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो बंधन बैंक में खरीदारी करने की राय बिगुल सेठी साहब के लिए, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स।
कल लंबे समय बाद सेठी साहब ने दी थी 2 दिग्गजों में खरीदारी करने की राय, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस, राइट? तो बैंक तो आज मजबूती के साथ चल ही रहा है। सेठी साहब पहले तो स्वागत आपका। बताएं सर पहले आज की पिक्स में क्या, आज एफएनओ कैश क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, अभी जो ये सेगमेंट है इसमें तो 2 पिक्स दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स है, बाकी पूरे सेशन में ही हूँ क्लोजिंग तक। तो एफ&ओ के जो पिक्स निकल के आएंगे तो उसको उस समय आपको इत्तला करूंगा, फिर आप आना तो वो पिक्स भी देंगे एफ&ओ के। चलिए बताएं सर कैश मार्केट का पहला शेयर। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है कैश मार्केट का जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है गैब्रियल इंडिया, जो कि अभी 110-111 के लेवल पे ट्रेड करता है। बहुत ही दमदार कंपनी है, ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, जो कि अपने आप को दुनिया की टॉप 5 शॉक एब्जॉर्बर्स बनाने वाली कंपनी बनना चाहती है। एक सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी प्ले है, टेस्ला से भी इनका कुछ प्रोडक्ट सप्लाई होती है, टेस्ला को भी। बाकी मार्की क्लाइंट लिस्ट है, मारुति, फिर आपके होंडा, M&M, फॉक्सवैगन, एसोक लेलैंड, सबको ये कंपनी कैटर करती है। कंपनी का जबरदस्त भारत में एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, करीबन 12,000 कैटर करती है। कंपनी का जबरदस्त भारत में एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, करीबन 12,000 रिटेलर है, 664 डीलर्स है। और इस कंपनी पे HDFC म्यूचुअल फंड काफी बुलिश नजर आता है। उन्होंने लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, अब उनकी हिस्सेदारी बढ़ के 7.04% हो गई है। तो मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है ये जो करेक्शन के बाद एक बहुत अच्छे लेवल्स पे स्टॉक 110 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 125 का मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है और 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो गैब्रियल इंडिया इस पर करनी है आपको खरीदारी। और क्योंकि सेठी साहब पूरे शो हमारे साथ हैं तो थोड़ी देर में सेठी साहब की दूसरी पिक भी लेंगे और कुछ और स्टॉक्स पर भी करेंगे बातचीत। पर आइए वापस चलते हैं एक बार हिमांशु जी के पास, उनकी अगली कॉल के लिए। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीपांशु, देखिए क्लियर कट लॉन्ग साइड का जो ट्रेड है वो बैंक्स में ही है और PSU बैंक्स में सबसे जबरदस्त बाइंग और शॉर्ट कवरिंग दोनों ही देखने को मिल रही है सिलेक्ट काउंटर्स में। अब मेरे रडार पर बाइंग साइड का स्टॉक आया है और खरीदना है बैंक ऑफ बड़ौदा को। देखिए ये स्टॉक अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास पिछले कुछ दिनों से टिका हुआ था, वहीं पर प्रीवियस स्विंग लो भी है 90-92 रुपए के आसपास। और आप देखेंगे तो 4-4.5% ये स्टॉक ऑलरेडी पहले दिन ही बाजार की तेजी रिकवरी के साथ ऑलरेडी गेन करता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 101 रुपए का पहला टारगेट और 104 रुपए के दूसरे टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड काफी ऑप्टिमम है, फेवरेबल है। बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 96 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और अल्टरनेटिवली यहाँ पर 100 रुपए के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन भी खरीद कर चल सकते हैं। 3 रुपए 70 पैसे, 3 रुपए 80 पैसे के आसपास के करंट लेवल्स हैं। 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 5.5 रुपए और 6 रुपए के टारगेट्स आते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा की 100 रुपए की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर करें खरीदारी। बैक टू बैक बैंकिंग स्पेस पर कॉल आ रही है। इनफैक्ट SBI, एक्सिस, बंधन, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 4 कॉल्स आपके लिए बैंकिंग स्पेस पर आई हैं। बैंक निफ्टी 35,050 पर है। आइए जानते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। सर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो फ्यूचर्स बता दूं, डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% नीचे, तो अमेरिकी फ्यूचर्स कुछ ज़्यादा खास एक्शन में नहीं है। जापान के बाजार 1/4% नीचे बंद हुए थे। चीन 0.5% ऊपर बंद हुआ था। हांगकांग में भी आपने हल्का सा दबाव देखा था। यूरोप में मिला जुला कारोबार हो रहा है। बट कच्चे तेल पर रखिए नज़र, 114 के ऊपर गया है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर खरीदारी हो रही है। दूसरा, रशिया में सर आज इंटरेस्टिंग एक्शन हुआ है। उनके सेंट्रल बैंक में जब ये वॉर शुरू हुआ था तो 9% उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए थे, सीधा 14% पर गए थे। वो आज 3% से काटे हैं। तो रशिया ने आज इंटरेस्ट रेट्स काटे हैं 14% से गिरकर 11%। यानी कि क्या वो आगे कुछ स्टेबिलिटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर उन्होंने खुद अपनी करेंसी मैनेजमेंट के लिए किया, पता नहीं। बट ये एक डेवलपमेंट जरूर हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स का, अपार्ट फ्रॉम जो हम रेगुलर अपडेट्स देखते हैं। बट डाउ फ्यूचर्स फ्लैट, नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% नीचे और यूरोप में मिला जुला कारोबार। सर क्या करना है? 3 बजे तक बैंक निफ्टी आपका 35,000, 35,050 के ऊपर टिकना चाहिए। तो आप 35,100 तो हो ही जाएगा। खैर उसके बाद 35,250, 35,425 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अब से लेके अभी तक पिछले 1 घंटे में जो कुछ हुआ है भारी भरकम शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुआ है। उस शॉर्ट कवरिंग से आपने 34,800 पर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई, 35,000 तक ले आई। अब 35,000 के ऊपर हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो रही है क्योंकि 35,000 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 43 लाख शेयरों का है, तो वो आपको ट्रिगर करना ही था, वो कर दिया। अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए फ्रेश खरीदारी चाहिए क्योंकि बड़ी शॉर्ट कवरिंग, जैसे सपोज आपके
100 शेयरों की शॉर्ट कवरिंग होनी थी, 60-70 की हो चुकी है, अब 20-30 की बची है। राइट। तो सिर्फ 20-30 की शॉर्ट कवरिंग से आप अगला 1 घंटा नहीं निकाल सकते। तो अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए आपको चाहिए थोड़ी और फ्रेश खरीदारी, और अगर वो मिलती है साथ में तो आगे के स्पॉट लेवल के बैंक निफ्टी के टारगेट्स 35,100, 35,250, 35,425 3 रखने होंगे। समझे ऐसा नहीं होता है तो बैंक निफ्टी आपका 34,600 से 34,800 की रेंज में एक बार फिर से आ सकता है, वहाँ सेटल हो जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में 34,500 अब तोड़ के नीचे बंद नहीं होगा, क्योंकि 34,500 पर आपके हाईएस्ट ओपोनेंट्स कॉल ऑप्शंस में है, पुट ऑप्शंस में माफ़ कीजिएगा, तो आपके लिए बेस हो गया। सो 35,000 तक आपको देखना है, और अगर 3 बजे तक 34,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो फिर आप थोड़ा 35,500, 35,600 की रेंज में नीचे तक आ सकते हैं, वहाँ फिर से खरीदारी का मौका बनेगा। और अगर 35,000 के ऊपर टिके रह गए 3 बजे तक तो फिर 35,100, 35,250 के टारगेट के लिए और खरीदारी बढ़ेगी। तो 35,000 मेक और ब्रेक लेवल है अब अगले आधा घंटे के लिए। क्लियर है दीप? ठीक है सर। और पहले बैंक निफ्टी के लिए इसलिए मैंने बात की कि इतना सम्मान तो देना बनता है, आज तो बनता है। हाँ, आज नहीं, लगातार बनता है। वैसे यहाँ रिकवरी में तो सबसे आगे। हाँ, रिकवरी में, और गिरने नहीं तो अभी तक हमेशा ये होता है कि गिरने में बैंक निफ्टी पहले आगे ही रहता था, हमेशा गिराता था और मूड ही खराब करता था। इस बार फर्स्ट टाइम इस फॉल में ऐसा हुआ कि बैंक निफ्टी आपको कम गिरने दे रहा है, बढ़ने में आगे पहले आगे आता दिख रहा है। तो और दूसरी बात ये भी कि हम थोड़े बायस इसलिए भी कि हमारी पॉजिटिव कॉल है, और जब अपनी पॉजिटिव कॉल ठीक हो तो थोड़ा अच्छा लगता ही है, तो इसलिए पहले उससे डिस्कस कर लिया, अदरवाइज कोई बात नहीं। और पीछे डिस्कस कर रहे हैं हम निफ्टी को, और वो इसलिए नहीं कर रहे कि हमें कम पसंद है, इसलिए कि वो काम ही ऐसा कर रहा है। करेक्ट। मजा नहीं है, मजा नहीं है। अच्छी बात है, बैंक निफ्टी ने 15,900 के लेवल से इमीडिएटली सपोर्ट लेकर आपको रिकवरी दी। अच्छी बात एक और है कि 16,000 आपका क्लोजिंग इसके नीचे नहीं देगा। 1,26,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है, बड़ा है, वो होल्ड होगा। बचे हुए समय के लिए 16,100 मेक और ब्रेक है। सो बेसिकली 16,075, 16,125 आपकी वो जोन है जहां आपको टाइम पास करना है। 3 बजे तक 16,125 के ऊपर टिके तो 16,175, 16,200 आज ही हो जाएगा। 16,075 के नीचे आए तो आप फिर 16,025, 16,000 तक फिर से आ सकते हैं। न 16,000 के नीचे जाएंगे, न 16,200, 16,225 के ऊपर जाएंगे, ऐसा कुछ होने तो यही रेंज में बैंक निफ्टी टाइम पास करके रुक जाएगा। मुझे खाली सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी देखना है, 35,000 के ऊपर टिक रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम शॉर्ट कवरिंग मेरे हिसाब से हो चुकी है निफ्टी की। 20-30% बची होगी, तो वो आपके लिए फिर अच्छा सपोर्ट चाहिए खरीदारी का भी 35,000 के ऊपर क्लोज करने के लिए। तो ये आपके लिए लेवल से सिंपल। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स इस समय बाजार के एक्शन में है, और 35,000 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो और एक अच्छी मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस समय। बट हालांकि ऊपरी स्तरों पर बाजार थोड़ा रेंज में आते हुए वापस दिख सकते हैं आपको। श्रीकांत जी भी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं और करते हैं उनका स्वागत। श्रीकांत जी, कई सारे बीटन डाउन स्टॉक्स पर आज एक रिकवरी आ रही है। थायरोकेयर देखिए, आज सुबह यहाँ पर हम एक फ्री ट्रेड के बारे में भी आपको बता रहे थे, 9-10% ऊपर ये काउंटर है। डॉक्टर लाल में एक्शन है, और मेट्रोपोलिस पर अभी अभी एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। सर, ये रिकवरी में मेट्रोपोलिस पर कोई ट्रेड दिखता है? क्या राय होगी सर आपकी? सुन पा रहे हैं सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। गुड आफ्टरनून। यस, आवाज आ रही है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है लेकिन ठीक। आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट अगर यहाँ से इस लेवल से अगर रिकवर अगर करता है तो सबसे पहले जो अगर स्टॉक्स बढ़ेंगे वो इंडेक्स एग्रीगेट्स बढ़ेंगे। और अगर बीटन डाउन की अगर बात करें, और इसमें अगर मुझे लगता है कि अगर मेट्रोपोलिस और थायरोकेयर दोनों में से अगर किसी एक को अगर चूज करना है तो मुझे लगता है कि मेट्रोपोलिस करंट लेवल से बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है। ये स्टॉक काफी अच्छा करेक्टेड है, 3400 से लेकर लगातार 1640 के करीब आया है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि मार्केट में अभी तक कोई एक बड़ा कोई रिवर्सल फॉर्मेशन या कोई बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन नहीं बना है। तो जो भी करना है ट्रेडिंग के बेसिस पे करना है, और अगर ट्रेडिंग के बेसिस पे करना है तो जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो काफी नजदीक का रखना है। 1640 के करीब अभी ये मेट्रोपोलिस ट्रेड कर रहा है। हम मैक्सिमम इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1600 रुपए का, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर उसके नीचे ट्रेड करते हुए दिखे आने वाले दिनों में तो वापस वीकनेस देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहीं से ये स्टॉक एक बार 1730 से लेकर 1750 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग करें, लेकिन 1600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग किया जा सकता है। ये आपके लिए मेट्रोपोलिस जहां पर आपको रखनी है नजर रखनी है। सारे मेटल काउंटर्स पर बढ़िया तेजी बन रही है, अच्छी रिकवरी के मूड में है, और 2 इंपॉर्टेंट नतीजों का भी है इंतजार। सबसे पहले तो हिंडाल्को, इस पर करते हैं बातचीत। अरमान है हमारे साथ तैयार बताने के कैसे रहेंगे यहाँ पर नतीजे। अरमान बताइए। हिंडाल्को के नतीजे जो हमारा अनुमान है, बहुत ही बढ़िया नतीजे आ सकते हैं।
आय जो है, आय पे हमारा अनुमान है कि 34% की बढ़ोतरी दिखेगी। वहीं आप एबिटा की बात करेंगे तो एबिटा लगभग 37% बढ़कर आया, और मुनाफे की बात करें, मुनाफा लगभग डबल होता हुआ दिखेगा, 96% की बढ़ोतरी। अब क्या है उसके पीछे रीज़न? क्योंकि जो एल्यूमिनियम सेगमेंट है वहाँ पर बहुत अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है, और अगर आप एल्यूमिनियम के सालाना आधार पर जो भाव देखेंगे तो एल्यूमिनियम के लगभग 55% के बड़े हैं, और अगर तिमाही आधार पर देखेंगे तो 18% की बढ़ोतरी हुई है। तो इसी कारण इनको इस चीज़ से बहुत फायदा मिलेगा और नतीजे बड़े आने का अनुमान है। बढ़िया नतीजे आ सकते हैं। हिंडाल्को के स्टॉक भी थोड़ा थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहा है इस समय। देखते हैं यहाँ से मूवमेंट दिखाता है कि नहीं। सेठी साहब, कोई राय हिंडाल्को पर? नतीजे से पहले 600 के ऊपर ट्रेड करता था, फिर 370 के आसपास आया, वहां से हल्की सी रिकवरी है, बट नतीजों से पहले कैसा लग रहा है सर? नहीं, देखिए दीपांशु, आज बहुत दिनों की गिरावट के बाद मेटल सेक्टर में एक अच्छी खासी रिकवरी देखी जा रही है, और पर्टिकुलरली लेड बाय स्टील स्टॉक्स, जो कि पिछले 2-3 दिनों में जहां मार्कआउट हो गई थी, टाटा स्टील है, JSW स्टील है, जिंदाल स्टील एंड पावर, सेल, सब में आज एक बहुत अच्छी रिकवरी देखी जा रही है। मुझे लगता है इसके, देखिए, नतीजे इस क्वार्टर के तो बहुत ही अच्छे होने हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से मेटल के प्राइजेस थे और बाकी भी जो मेटल रिजल्ट्स अभी तक आए हैं, बट बाजार में ये जो थोड़ी अनिश्चितता हो गई स्टील एक्सपोर्ट्स को जब से सरकार ने रेस्ट्रिक्ट किया है उसके बाद से, तो मुझे लगता है कि, और थोड़ा बहुत इंटरनेशनली भी प्राइजेस कम हुए हैं, तो उसके वजह से थोड़ा इंटरेस्ट कम हुआ। बट इतनी पिटाई के बाद अब इन लेवल्स पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। मेरी कॉन्ट्रेरियन बेट है मेटल सेक्टर पे। मुझे लगता है मेटल सेक्टर पे ये जो गिरावट आया है, ये एक मौका है एक्यूमुलेट करने का। आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि चाइना से कुछ स्टिमुलस का अनाउंसमेंट आ सकता है, फिर आपके रशिया यूक्रेन से अगर कोई पॉजिटिव खबरें आती है तो उसके बाद फिर मेटल स्टॉक्स में मिलेंगे नहीं आपको इन लेवल्स पे। तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स को इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने का सोचना चाहिए। आपने बोला इन लेवल्स पर आ गया, मेटल स्टॉक्स मिलेंगे नहीं आपको। मैं वही सुन के मैंने कहा है मिलेंगे नहीं। फिर बाद में बोला सेठी साहब की इन लेवल्स पर, हाँ लेवल्स के हिसाब से मिलते तो रहेंगे ना किसी भी लेवल पे सेठी साहब। बाजार इधर ही है, सब कुछ ऊपर जाता है, सब नीचे आता है। ठीक बात है। एक था 425 में भी अच्छा लगता था, आज 300 के लेवल पे, मतलब डिविडेंड का एडजस्टमेंट कर लीजिए, आज 300 के लेवल पे आ गया। सुबह तो 295 290 के आसपास भी आके गया। तो मुझे लगता है ये जो मेटल स्टॉक्स में है, ये जितनी तकलीफ इनको होगी उससे ज्यादा स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड दैट हैज टू करेक्ट। मुझे लगता है यहाँ से अपसाइड बनती है, थोड़ी बहुत अपसाइड तो विदाउट ये जो मैंने कारण बताए वो नहीं होने के बावजूद भी ये अपसाइड, थोड़ी बहुत अपसाइड तो आ सकती है। बाकी अगर ये सब होता है कि कोई चाइना से स्टिमुलस आ जाता है, या रशिया यूक्रेन में कुछ इंप्रूवमेंट होता है, या सरकार का कोई व्यू बदली होता है स्टील एक्सपोर्ट्स को लेके, तब तो फिर डेफिनेटली बहुत अच्छी तेजी होनी चाहिए इन स्टॉक्स में। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब के लिए बिगुल एक बार फिर से हो जाए, शॉर्ट टर्म पिक बाकी है सेठी साहब की तरफ से गैब्रियल के बाद। अब तो सेठी साहब भी जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, मान चुके हैं कि भाई अगर शो में रेगुलर बैठेंगे तो बिगुल एक से ज़्यादा बार बजेगा, नहीं तो एक बिगुल में दोनों स्टॉक देकर फिर सेठी साहब चले ही जाते हैं। सेठी साहब बताएं सर दूसरी पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है कैश मार्केट का जिसमें खरीदारी करनी है, बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है अडोर वेल्डिंग, जो कि अभी 643-44 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। एक लीडिंग कंपनी है वेल्डिंग प्रोडक्ट्स बनाने में, और ये कंपनी कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है रिफाइनरीज को, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स और दूसरे कई सेक्टर्स को। 300 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है भारत में, 70 से ज्यादा देशों में ये कंपनी प्रेजेंट है, और क्लाइंट लिस्ट एक मार्की क्लाइंट लिस्ट है। टाटास को कैटर करती है, इंडियन आर्मी है, रिलायंस, एनटीपीसी, कोल इंडिया, L&T और अशोक लेलैंड। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स है। अभी मार्च तिमाही के हाल ही में नतीजे आए थे, नतीजे बहुत ही दमदार थे। 13 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो कि पिछले साल मार्च तिमाही में 8 करोड़ का नुकसान था। और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 56.9% की हिस्सेदारी है, कुछ प्लेज नहीं है। FIS DIS भी अराउंड 6-7% ओन करते हैं, जिसमें निप्पॉन है, सुंदरम है, और बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया जी भी अराउंड 3.22% स्टेक ओन करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक इस तरह के बाजार में एक सेफ स्टॉक है जहां पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 685 का, स्टॉप लॉस रखना है 625। तो ये है आपके लिए खरीदारी करने के लिए 625 के स्टॉप लॉस के साथ एडोर वेल्डिंग, इस स्टॉक में करें खरीदारी। दीप क्या है विचार? अभी टाइम है, एक्सपायरी में पौन घंटा है, थोड़ा घूम फिर के आए, आते हैं सर। चलो वक्त चलते हैं, घूमने चलते हैं। चलिए। कौन कौन घूमने जाने के लिए कौन कौन तैयार है? जरा पूरा पैनल कहाँ है एक्सपर्ट्स का? हाँ बताइए, किसका इंटरेस्ट है?
कुणाल जी आप तो इतनी छुट्टियों के बाद आए हो, आप घूमने का नाम मत लो। अनिल जी कहाँ लेके जा रहे हैं? चलिए सबका देखो, हमेशा आपको सिद्धार्थ जी बोलते जर्मनी ले जाऊंगा, जर्मनी ले जाऊंगा, वो वादे करते रहते, कभी ले गए नहीं। हम वैसा तो वादा नहीं करते, वादा हमारा भी वैसा ही है, लेकिन उनसे थोड़ा कम खराब। हम एक्चुअल थोड़ा बहुत वर्चुअल तो ले जाएंगे। तो हम जर्मनी नहीं, आपको ले चलते हैं दावोस, और दावोस से हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल। चलते हैं स्वाति के पास, देखते हैं दावोस डायरी में क्या कुछ है आज खास। तो चलिए दावोस की पर आप देख सकते हैं, अब तो हम पहचानने लग गई हैं दावोस की गलियां एकदम। ये तो हमारा इंडियन पेवेलियन ही दिख रहा है। स्वाति, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, ये इंडियन पेवेलियन पे ही खड़ी हूँ सर, यहीं से हम लोग रोज आपसे बात कर रहे हैं। और आज फाइनल डे है, रैप अप डे बोल सकते हैं। फाइनली जो कल्मिनेशन ऑफ द इवेंट हो रहा है, 4-5 दिन का जो हेक्टिक यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस चले, डेलिब्रेशंस चले, अब जाके फाइनली खत्म हो रही। सो आज मोस्टली लोग सेकेंड हाफ तक निकलना यहाँ से शुरू कर देंगे। आपने देखा ही, हमने काफ़ी वॉइसेस यहाँ से लाने की कोशिश की, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो कॉरपोरेट्स हों, चाहे वो सेक्रेटरी हो, इंडियन एंड इंटरनेशनल कंपनीज जो भारत में इन्वेस्ट करने की अब बात कर रही हैं। तो इंटरेस्टिंग रहा। आई थिंक डेफिनेटली आपने हर इंटरव्यू में देखा होगा, सारे कॉरपोरेट्स ने एक ही बात कही, वो ये कि ये पहली बार उन्होंने महसूस किया कि इंडिया यहाँ बहुत बड़ी प्रेजेंस में है, और उसका फ़ायदा उनको भी हुआ। पहले इंडिया को जाना पड़ता था अपनी प्रेजेंस फील कराने, इस बार सब इंडिया के पास आ रहे थे। सो आई थिंक ये एक चेंज पूरे वर्ल्ड लेवल पर, एंड हमें सीरियसली भी लिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज एंड द वे वी आर नाउ एग्जिबिटिंग टू द वर्ल्ड कि हम कैसे चैलेंजेस में भी अच्छा काम कर सकते हैं, स्पेशली जब ग्लूम एंड डूम पूरे वर्ल्ड में है। कैसे हमारे आरबीआई की स्टेपिंग इन, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो अभी हाल ही में लास्ट 2-3 दिन में जो स्टेप्स लिए थे, आपने देखा डीजल पेट्रोल प्राइसेस पर जो कोशिश की गई कम करने के लिए, इन्फ्लेशन पर रोक, ग्रोथ को फोकस देते हुए। तो आई थिंक यही सबसे बड़ा यहाँ पे कांस्टेंट टॉकिंग पॉइंट है। और इसके अलावा जो कॉन्फिडेंस स्टेट्स को अब मिल रहा है, जिस तरीके के MOUs आपने देखे साइन हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बोल रही हैं भारत में निवेश करेंगे। और वो जो एक कंसर्न होती थी हमेशा, पॉलिसी इंस्टेबिलिटी, हमारे जो एक टैक्स टेररिज्म, ये सब जो चीज़ें अब बिल्कुल यहाँ नहीं है। और वाकई इंडिया को China+1 इज़ हाउ दे आर लुकिंग एट। तो इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे फॉर्मूला बताया था, ABC इज इक्वल टू एनीथिंग बियॉन्ड चाइना इज इक्वल टू इंडिया, ABC इज इक्वल टू I। ये एक यहाँ पर फॉर्मूला लोगों ने बताया और बनाया है, जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। सो चाइना के बजाय इंडिया में अब आएँ, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करें, PLI स्कीम्स आएंगी, और इन सब पे बातचीत हो रही है सर। गैस सही निकला है, ABC इक्वल टू I। हाँ, बढ़िया फॉर्मूला है। हाँ बिल्कुल बढ़िया है इंडिया का। अच्छा, आज 4th डे है। स्वाति बताइए, आज के एजेंडा में कौन कौन किससे मुलाकात हो रही है आपकी? जी, आज सर हम कुछ कॉरपोरेट्स हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। इन्वेस्प्रो, डेसॉल्ट, कुछ ग्लोबल कंपनीज हैं अब हम जिनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे जो वाकई उनका इंटरेस्ट है इंडिया में इन्वेस्ट करने का और किस लेवल तक है। लुलु ग्रुप के हेड हैं, जो चेयरमैन हैं, बहुत बड़ा यहाँ पर इंडिया में उनकी प्रेजेंस है, मॉल्स में, यूपी एंड मेनी अदर स्टेट्स जहाँ पर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, $1 बिलियन से ज़्यादा। तो ऐसे कुछ कंपनीज हैं। आज हमारा फोकस होगा थोड़े अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज जो भारत को देख रहे हैं एज अ डेस्टिनेशन, उनसे हम जानना चाहेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो कुछ कंपनीज वहाँ पर लाइंड अप है सर। तो आखिरी दिन है स्वाति, अब कल आपका भारत लौटने का इरादा है या थोड़ा मतलब क्या करना, आगे हैं वहीं रहें थोड़े दिन? नहीं सर, बिल्कुल है। अभी बड़ी नहीं, अब बहुत याद आ रही है भारत की, अब वापस आना है सर। चलिए बढ़िया, बहुत वेलकम, इंतजार रहेगा। लेकिन उससे पहले हमारे सवाल कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से भी आ रहे हैं। बोले स्वाति जी से पूछिए, वहाँ पर दिन कब ढलता है, सनसेट कब होता है, रात कब होने लगती है, ऐसा हमारे बंसल जी पूछ रहे हैं। एक्चुअली बहुत कम समय तक रात होती है। एक्चुअली 10 बजे रात को अंधेरा होता है, उसके पहले तक दिन ही दिन है सर। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अभी ये 9, साढ़े 9, 10 बज रहे रात के और अभी भी पूरा दिन है।
तो अचानक से फिर वो 10 के बाद ढलता है सूरज यहाँ। ओह बंसल जी, फिर आप तो जा ही नहीं सुबह पाएंगे 6 दावोस। बजे 5:30 बजे एक्चुअली रोशनी आ जाती है। बंसल जी, फिर आपका तो 8 PM बहुत लेट होगा वहाँ पर। आप अच्छा, एक और हमारे सवाल कुणाल जी का ये है। जाने के लिए तो रिसर्च करिए। अच्छा साथ ही एक सवाल और है कुणाल जी का। वो कह रहे हैं कि क्या कुछ अगले बार दावोस में ऐसा आप अरेंजमेंट करवा सकती हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि सारे एक्सपर्ट्स के पैनल के साथ वहीं से 3-4 दिन शो किया जाए? बिल्कुल सर, करना चाहिए। हमारी इंडिया की प्रेजेंस ऑलरेडी इस बार इतनी बड़ी है, तो अगली बार और बड़ी हो जाए, इसके लिए तो आई थिंक सभी खुश होंगे और ये प्रोमेनाड पूरा जी बिजनेस प्रोमेनाड बन जाएगा सर। वाह क्या बात है, आना चाहिए। बहुत बढ़िया। सब अपने अपनी तैयारी करके रखें अगले साल के लिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है। एस फॉर सिद्धार्थ जी, एस फॉर स्वाति, दोनों ने आपको वायदे किए हैं विदेश यात्रा के। आप सोच लीजिए कितना भरोसा कर रहा है। लेकिन हाँ, बाकी जो कुछ वहाँ के आप इंटरव्यूज भेज रही हैं, जो कुछ वहाँ से फीलर्स भेज रही हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो स्वाति, दावोस की आपकी यात्रा बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। कल फिर से आपसे एक और अपडेट लेंगे भी। और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो स्वाति खंडेलवाल हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर दावोस से बताती हुई, एक्शन पैक दिन, आज है आखिरी दिन। कल भी छोटे मोटे एक्शन रहेंगे, लेकिन आज का आखिरी दिन है, बड़ा दिन आज का है अब वहां पर दावोस में। बढ़ते आगे। हाँ बंसल जी, ऑल क्वेरीज सेटिस्फाइड? जी अनिल जी, पूरी रिसर्च करी थी मैंने जर्मनी के ऊपर। जर्मनी में भी अनिल जी सूर्य 9:30 बजे होता है समर्स में। तो समर्स आर अनिल जी वेरी ब्यूटीफुल। तो वेट कर रहा हूँ सिदानी जी का। उम्मीद नहीं है अनिल जी, अब तो सिर्फ स्वाति जी से उम्मीद है अनिल जी। बहुत बढ़िया। अच्छा जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो अनिल जी सीरियसली कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो अनिल जी बहुत इंटरनेशनल फीलिंग आ रही है अनिल जी। गर्व भी हो रहा है अनिल जी कि जी बिजनेस हम उस चैनल का हिस्सा हैं जिसकी पहुंच दावोस तक है। और अनिल जी एक सवाल है आपसे सीरियस नोट पर जी। अनिल जी, आप चैनल के संपादक हैं, आपकी इच्छा नहीं की कि मैं ही चला जाता हूं दावोस, साथ में अपने 2 प्रिय एनालिस्ट को ले जाता हूं? काश मेरी खुद की तो इच्छा बहुत है, लेकिन 2 से काम चलेगा नहीं ना, हम बाकी का क्या करें। अच्छा सुमित जी, आप नहीं आएंगे तो चलेगा आपको? हिमांशु जी आपको चलेगा? अनिल जी, कुणाल जी ने ऐसा बोला कैसे सिर्फ 2 लोगों को? अरे आप तो सीधा बोले ना, 2 में 1 मैं तो हूँ, दूसरा आप देख लो। अपना काम पक्का करो। कुणाल जी ने ये थोड़ी बोला 2 मतलब मैं और राकेश जी, कोई भी 2 हो सकते हैं। बिल्कुल। एक काम करेंगे, लॉटरी निकालेंगे सबकी, जिसकी चिट निकल गई उसकी, ठीक है ना। और इस चक्कर में को एंकर तो एक्स्ट्रा है ना। हाँ एंकर तो एंकर के लिए तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। भले ही दूसरे सोचे हैं, लेकिन हमारे लिए तो कोई, हाँ, हम तो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। आइए अब बढ़ते हैं आगे और वक्त है एक और बिगुल का सेठी साहब के लिए, और उसके बाद हिमांशु जी के पास भी चलेंगे सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। बताएं सर। पिक है वो एक F&O का स्टॉक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं मेटल सेक्टर की चर्चा कर रहा था। मुझे लगता है मेटल सेक्टर में जो आज रिकवरी है, इट हैज लॉट ऑफ स्टीम लेफ्ट और एक बड़ी तेजी यहाँ से और होनी चाहिए। तो यहाँ से अभी मैं रेकमेंड कर रहा हूँ खरीदारी करने के लिए जिंदाल स्टील, जिसके जून फ्यूचर्स 395 के लेवल्स पे ट्रेड करते हैं। अनिल जी, जिस तरह से स्टील स्टॉक्स में आज तेजी हुई है, आप टाटा स्टील देखिए 6-7% बढ़ गया है अपने कल के लेवल से, और आज के नीचे के लेवल से तो बहुत अच्छी तेजी हो गई है। मुझे लगता है ये जिंदाल स्टील एंड पावर जो कि 577 के इसके हाईज है और वहां से पिट के ये 390-95 के लेवल पे आ गया है। यहाँ से एक बहुत अच्छे अपसाइड इसमें आने चाहिए, और ये जो मेटल्स की रैली है ये सस्टेनेबल, मतलब एटलीस्ट थोड़े दिन कंटिन्यू होनी चाहिए। और इस कंपनी के 30 तारीख को नतीजे आने हैं, 30 तारीख माने मंडे को। मुझे लगता है एक तो स्टील तो अच्छा होना ही है, दूसरा पावर भी है इस स्टॉक में, इस कंपनी में। मुझे लगता है दोनों ही सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए और सेंटिमेंट्स थोड़े इंप्रूव हुए हैं स्टील सेक्टर के प्रति, तो ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 405 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 390 रुपए। 390 के स्टॉप लॉस के साथ जेएसपीएल में खरीदारी करने की राय आती हुई सेठी साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। और आजकल हमारी टीम गजब ही कर रही है, बढ़िया न्यूज आ रही है सर, बिल्कुल खतरनाक। एक एक खबर लेकर ऐसे आ रहे हैं कि पूछिए मत। सारे बड़े बड़े एक्शन जो होने जा रहे हैं सेबी की तरफ से, वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एक और बड़ा एक्शन होने की तैयारी में, और बता रहे हैं ब्रजेश कुमार हमारे संवाददाता। ब्रजेश बताइए क्या है बड़ी खबर।
बिल्कुल, ये खबर उन शेयरों से जुड़ी है जो F&O में शेयर हैं और जो डिविडेंड के बाद डिविडेंड अनाउंसमेंट होता है तो जो प्राइस एडजस्टमेंट होती है, जो एडजस्टमेंट होता है उससे जुड़ी हुई है। ओके। अभी ये नियम ये है कि अगर 5% या उससे ज़्यादा है तो ही एडजस्टमेंट होता है, लेकिन अब जो विचार किया गया है और एक सहमति बनी है सेबी की कमेटी में, वो इस पर बनी है कि 2% तक भी अगर प्राइस एडजस्ट 2% तक भी अगर प्राइस जो डिविडेंड है वो स्क्रिप के प्राइस के बराबर आती है तो वहाँ पर भी एडजस्टमेंट किया जाएगा। सेबी की कमेटी की मीटिंग हुई थी पिछले महीने, वहाँ पर इसको लेकर के सहमति बनी है और जल्दी ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर जो नियम है वो हमें आते हुए दिखेंगे। और आगे जाकर के चर्चा इस बात पर भी कि क्या इसको 0 तक ले जाया जा सकता है क्या, तो ये बाद में होगा, लेकिन अभी जो मोटे तौर पर सहमति बन गई है और जिस पर हम नियम आते हुए देखेंगे वो ये है कि 2% तक का जो एडजस्टमेंट है वो मतलब उस पर नियम आ जाएगा। सो बेसिकली अगर 2% से ज़्यादा डिविडेंड अनाउंस किया कंपनी ने तो उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। बिल्कुल। अभी ये था कि अगर वायदा मैं समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास आईटीसी है और आईटीसी ने 12 रुपये का डिविडेंड दिया, ठीक है। आईटीसी का भाव तो 265 रुपये हो गया, अब 200 से समझाऊंगा समझ में। आईटीसी 265 रुपये ही भाव है, ठीक है, और आईटीसी ने आपको डिविडेंड दिया 15 रुपये फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आज आईटीसी अगर 265 पे बंद होता है और आज कंपनी ने डिविडेंड ऐलान किया, जिस दिन शेयर बंद हो रहा है फ्यूचर्स में, जिस भाव पर नहीं कैश में, उस भाव पर जितना डिविडेंड दिया जाता है, समझिए 265 में आज कैश में बंद होता है, 15 रुपये डिविडेंड है, यानी 5% से ज़्यादा हुआ, 13 रुपये से ज़्यादा, तो इसे माना जाएगा स्पेशल डिविडेंड। जो भी डिविडेंड 5% से ऊपर का होगा उसको स्पेशल डिविडेंड माना जाएगा और उसके लिए रेफरेंस प्राइस जिस दिन कंपनी ने डिविडेंड ऐलान किया है, भले 4 बजे करे 6 बजे करे, आज जिस भाव पर बंद हुआ उस भाव से आपको 5% से ज़्यादा का। अब क्या होता है, जैसे ही 5% से ज़्यादा ये डिविडेंड ऐलान किया तो स्पेशल डिविडेंड माना जाता है। डिविडेंड किसको मिलता है? जो शेयर खरीदता है डीमेट अकाउंट में रखता है, उसके अकाउंट में आते हैं और फिर डिविडेंड के पैसे आ जाते हैं, तो उनको तो फायदा हो जाता है। लेकिन इसका बेनिफिट F&O ट्रेडर्स को भी मिलेगा, जिन लोगों ने तेजी की पोजीशन बना रखी। कैसे? अब वो सोचे कि हमने तो F&O का स्टॉक ले रखा, हमारे भी डिविडेंड आ जाएगा ना, डिविडेंड आपको नहीं आएगा, अमाउंट नहीं आएगा, उसके लिए तो पूरा पैसा देके डिलीवरी लेनी पड़ती है। आपने तो लीवरेज पोजीशन ली हुई है, F&O में तो लीवरेज पोजीशन है ना, पूरा थोड़ी मार्जिन ही दिया है, लेकिन आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। कैसे? जिस दिन एक्स डिविडेंड होगा आईटीसी, कैश मार्केट में ऑटोमेटिकली 15 रुपये डिविडेंड है तो 15 रुपये दाम कम हो जाता है, F&O में भी 15 रुपये दाम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा कैश मार्केट की तरह, और ये जो 15 रुपये कम होगा वो क्रेडिट आपके अकाउंट में दिखाएगा, और अगर किसी ने शॉर्ट कर रखा है तो उसके अकाउंट में उतनी डेबिट दिखा देगा। तो F&O में वो डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो जाता है, तो आपके लिए डिविडेंड न्यूट्रल हो गए, न आया न गया वैसा। अब इस नियम को बदलकर 2% पे लाया जा रहा है, यानी कि अगर 2% से ज़्यादा डिविडेंड ऐलान किया तो उसे स्पेशल माना जाएगा और उसका एडजस्टमेंट होगा। वैसे इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका और हो सकता है, जिसकी तरफ शायद सेबी आगे बढ़ रही है, वो ये कि सेम एक्स डिविडेंड कैश में भी कर लो, जैसे कैश मार्केट में एक्स डिविडेंड होता है वैसे ही फ्यूचर में भी कर दो। उसका एक बड़ा फायदा होगा जी, एक आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं, एग्जैक्टली एक रिकॉर्ड डेट आ गई आपको पता है, एक एक्स डेट आ गई आपको पता है। दूसरा फायदा क्या होगा, आज आप निफ्टी में कई बार देखते हैं प्रीमियम चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, कभी प्रीमियम ज्यादा कभी डिस्काउंट ज्यादा, पता ही नहीं चलता क्यों हो रहा है, कितना उसमें डिविडेंड का इफेक्ट है, कितना लोगों की मानसिकता तेजी मंदी की है ना। सो अगर आपके लिए एक्चुअली फिर प्रीमियम जो दिखेगी निफ्टी फ्यूचर्स में या किसी स्टॉक फ्यूचर में, वो एक्चुअल प्रीमियम दिखेगी बजाय डिविडेंड के एडजस्टमेंट की। सो आई थिंक इवेंचुअली ब्रजेश उस तरफ बढ़ेंगे कि दोनों 8 पार हो जाए। अभी तो ब्रॉडली 2% पे बात है, बाकी आगे जितने भी कॉर्पोरेट एक्शंस हैं जो अफेक्ट करने वाले हैं तो उसको लेकर के और शायद एक वर्किंग ग्रुप बनेगा जिसमें चर्चा होगी और फाइन ट्यून होगा, तो उस पर आगे काम बढ़ेगा, चर्चा होगी उस पर। लेकिन अभी के लिए इतना है, लेकिन ये कि ये जो सारे स्टेप्स हैं जो अफेक्ट करते हैं उन सारी चीज़ों पर विचार होगा और उसका रास्ता निकाला जाएगा। ब्रजेश का सिंपल सिस्टम है, आप कितने सवाल पूछो ब्रजेश उतने ही बोलेंगे। मैं सोचा ब्रजेश बोलेंगे हाँ 2% पे तो आगे हो सकता है 0 कर दे, सेम वे कर दे, कैश मार्केट के 8 पार कर। 0 को लेकर के भी चर्चा हुई, सजेशन आया कि इसको क्यों नहीं 0 कर दिया जाए, लेकिन ये कहा गया कि नहीं, जो स्टडी है क्योंकि बहुत सारा डेटा इकट्ठा होता है, सारी बातें सारा डेटा देखा जाता है, तो उसमें यही पाया गया कि जो मैक्सिमम डिविडेंड है वो 2% के आसपास आता है, 2% उसके आसपास रहता है, तो अभी 2% के आसपास ही रखा जाए। अगर ये डेटा सजेस्ट करेगा कि इसको और आगे ले जाना चाहिए, 0 की तरफ ले जाना चाहिए, तो
ओपन टू आइडिया है, लेकिन अभी 2% है। और इससे बड़ा फायदा होगा एक्चुअली। आमतौर पर नहीं तो जो एफएनओ में ट्रेड करता है वो नेचुरली वो तो फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है, उसको डिकोड डेट, एक्स डेट, इनसे कोई मतलब होता नहीं है। उनको कई बार नुकसान होता है इनमें। तो अननेसेसरी वाला नुकसान बचेगा। और इस पर बहुत अच्छी ओपिनियन आपको सेठी साहब दे सकते हैं। सेठी साहब हमारे साथ हैं और सेठी साहब इस तरह के मैटर को अच्छे से समझते हैं। सेठी साहब बताएं अपनी राय। 2% करने से स्पेशल, 2% से ज्यादा डिविडेंड को स्पेशल मानने से कुछ फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही इट्स अ क्लियरली वेरी गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मुझे लगता है ये जीरो वाला भी जो आपका एक इच्छा है वो भी पूरी होनी चाहिए, बिकॉज कोई कारण नहीं है कि एफ&ओ में जिन्होंने खरीदा उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। बिकॉज जब कोई स्टॉक आप कैश में नहीं लेके एफ&ओ में लेते हैं तो रिस्क आपकी उतनी है, खाली आप फंडिंग अरेंजमेंट ले रहे हो, एक लेवरेज पोजीशन ले रहे हो और एक आप पूरे पैसे देके डिलीवरी ले रहे हो। तो ये जो क्रेडिट मिलता है स्पेशल डिविडेंड का, जो अभी तक 5% में होता था, जैसे हाल ही में हमने देखा वेदांता में चूंकि स्पेशल डिविडेंड था 31.5 रुपए का, तो उसका इमीडिएट क्रेडिट आपके एफ&ओ की पोजीशन पे आपको मिल गया। और वो भी बहुत ही इजी प्रोसीजर है। उस दिन शाम को जो बिलिंग होती है उसके क्लोजिंग भाव से एक्सचेंज आपकी सेल दिखा देता है और नेक्स्ट दिन जो परचेज रहता है वो जो रिड्यूस्ड अमाउंट है, जो 31.5 रुपए कम होके जो भी प्राइस बनती है उससे वो परचेज दिखाता है, तो पूरा एडजस्टमेंट हो जाता है। और अगर ये 2% पे होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और ग्रेजुअली 0% हो जाएगा तो इट्स वेरी गुड। बाकी भी कॉर्पोरेट एक्शन का इसी तरह से ट्रीटमेंट होता है, जैसे स्टॉक स्प्लिट का या इवन बोनस का। तो मुझे लगता है डिविडेंड ऑल्सो शुड बी ट्रीटेड द सेम वे, उसका बेनिफिट लेवरेज पोजीशन वालों को भी मिलना चाहिए। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा डिविडेंड के एडजस्टमेंट को लेकर बड़े नियम, ये भी अपने आप में बड़े फायदे की बात होगी। अगर 2% से ज़्यादा डिविडेंड को आप स्पेशल डिविडेंड मानकर उसके वायदा कारोबार के लिए, ट्रेडर्स के लिए। अब क्या होगा अगर समझो किसी को गलती से नुकसान भी हुआ, 2% से ज़्यादा नहीं, नुकसान तो फिर भी होगा। देखो वो हमारे कहते हैं कि वो जो आदमी सोया उसकी भैंस दूध नहीं देगी। जागना ही पड़ेगा आपको। हाँ, तो इसलिए थोड़ा तो अब आप ट्रेड करें तो अलर्ट रहो, करो। हाँ, मतलब सब काम से भी कर ले, सब काम एक्सचेंज ही कर ले, अपने कुछ नहीं करना। हाँ, तो इसलिए आपको भी जागना पड़ेगा जब आप ट्रेड कर रहे हो। फिर भी कम से कम इसको करने से एक काम ये हो जाएगा दीप की 2% से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगर कोई सोया हुआ भी है तो, है ना। तो चलो ये एक बढ़िया बेनिफिट होगा। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है कुछ और बिगुल का। एक तो पहले हमारे तैयार है हिमांशु जी, कब से इंतजार। हिमांशु जी आपके लिए। हाँ जी बिगुल। क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी देर में पूछ लेना चाहिए, नहीं तो फिर पता चला हमारा तो भाग गया, गिर गया, कुछ भी हो सकता है। हाँ, सुमित जी का तो ज़्यादा ही होता है ऐसा। तो हिमांशु जी जल्दी से बताइए। अनिल जी, खरीदारी की राय है वेदांता में, VEDL में। मुझे लगता है अनिल जी जो मेटल्स में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली थी, उसके चलते माइनिंग स्टॉक्स में भी एक अननेसेसरी ज्यादा गिरावट एक्सटेंड होती हुई नजर आई। और यहाँ पर अगर हम देखें अनिल जी तो वेदांता एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास है। इनफैक्ट पिछले 6 महीनों में ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो पहली बार स्टॉक इन लेवल्स पर आया है। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए यहाँ पर वेदांता में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एज अ BTST 306 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस सुझाऊंगा। 320 रुपए और 325 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर मुझे लगता है कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। तो वेदांता में खरीदारी करके चलने की सलाह है। तो ये है आपके लिए वेदांता के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही। सुमित जी आपका भी बिगुल है? हाँ अनिल जी। ओहो, चलिए पहले सुमित जी का, मेरा तो 2000 बाद में भी आ जाएगा, कहाँ जाने वाला है। पहले हमारे सारे मेहमान लोगों को मौका पहले मिलना चाहिए। सुमित जी के लिए भी बिगुल। सुमित जी बताइए। अनिल जी, अच्छा हुआ आपने बिगुल बजा दिया, क्योंकि सेम स्टॉक है और सेम टाइम पे आया है और स्टॉक है वेदांता ही। हिमांशु जी के साथ हूं। वेदांता मेरे को लग रहा है कि अभी मेटल्स के अंदर जस्ट शुरुआत किया है। जिस तरह से बाकी मेटल चले वैसे ही अभी चला नहीं है आज के दिन में, तो ये स्टॉक ने अभी जस्ट शुरुआत की है। वेदांता में यहां से ऊपर में 325 330 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। इसके लिए ऑप्शन के जरिए ट्रेड किया जा सकता है। वेदांता का 320 का कॉल अभी 13 रुपए 13.5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 8 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 18 रुपए से लेके 24 रुपए तक के टारगेट्स वेदांता के 320 के कॉल के अंदर 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 8 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। स्टॉक में जस्ट मोमेंटम शुरुआत हुआ है, यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करें वेदांता। ये है राय सुमित जी की, फ्यूचर्स खरीद सकते हैं। ये है राय हिमांशु जी की। आइए देखते हैं अनिल जी को क्या है पसंद। बिगुल उनके लिए कल के 2000। जी सर।
खरीदने की राय है आरबीएल बैंक के फ्यूचर में 110 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। जून महीने के फ्यूचर से आपके लिए 106 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट स्टॉप लॉस पहले जल्दी बता दूं, 115, 119, 123। ठीक है, एक ही सांस में बोल गया हूँ। 110 के आसपास खरीदना है जी। 106 का स्टॉप लॉस, 115, 119, 123। बैंक्स मजबूत हैं, 35,000 के आसपास क्लोजिंग देने की तैयारी है। मेरी नज़र उन बैंक्स में जहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, उसके बाद थोड़ा आरबीएल बैंक में मूव भी आया, मूड के साथ वापस थोड़ा नीचे आया। 110 रुपए में खोने को कम है, आने को ज़्यादा है। खोने के लिए 10 रुपए की रिस्क है, आने के लिए 30 से 40 रुपए की स्कोप है। अगर आप नहीं कर सकें, फ्यूचर्स रिस्क है, ऊपर नीचे रोज ग्लोबल होते हैं, 25-50-100 शेयर की डिलीवरी लेके छोड़ दीजिए, 15-20% का आपका रिटर्न बन जाए, थैंक यू वेरी मच कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप महीने 2 महीने के हिसाब से इस भाव से आपको 10 रुपये नीचे जा सकते हैं, 30-40 रुपये, 20 रुपये ऊपर आ सकते हैं। अगर 20 रुपये भी बढ़ता है तो 20% होता है, बढ़िया रहेगा सर। तो और क्या बहुत चाहिए? इसमें तो हाँ, बहुत होता है। हाँ, तो बहुत होता है। और सबसे बड़ी बात है, 100 रुपये का तो डिलीवरी लेने में किसी को जोर भी नहीं आता। एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली। नहीं तो ये अगर आप बोल दो एचडीएफसी बैंक कौन ले देगा बताओ। इतना भी बोल दो सुमित जी नहीं लेंगे लोग, हाँ, तो लेकिन इसमें ले लेंगे। तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल, थोड़ा खरीद लें, लेके छोड़ दें, हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए आराम से, और यूं समझो ना जून के लिए लेके छोड़ दें। राइट, ठीक है ना। तो ये आपके लिए आरबीएल बैंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे लिए हिसाब से फेवरेबल बन रहा है। यहाँ पे सारी खबरें, रिजल्ट सब कुछ आ चुका है। अब जो होना है थोड़ा बेहतर ही होगा, और मार्केट ने साथ दे दिया तो और भी बढ़िया। थोड़ा खरीद लें बड़े मुनाफे के लिए, बड़ा खरीद के वो फास्ट वाले मतलब थोड़ा खरीदें बट मुनाफा बढ़ा सकते। लेवल्स अभी फिलहाल आपके सामने है, बाद में इसको रिवाइज करेंगे। और डिलीवरी के लिहाज से खरीद रहे हैं तो 130-35 का मिनिमम टारगेट रखें, बाद में इसको रिव्यू करेंगे। डन सर, ठीक है। तो ये है आपके लिए राय आरबीएल बैंक, जिस पर रखनी है नजर। आइए, श्रीकांत जी भी हमारे साथ हैं और वो भी एक कॉल देना चाह रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए BTSTT। बताएं सर। बिल्कुल, तो दीपांशु मुझे लगता है कि अगर सेक्टर स्पेसिफिक अगर एक्टिविटी अगर देखने मिलती है तो हमें लगता है कि ऑटो स्टॉक्स में और तेजी बनेगी। और टाटा मोटर्स, मारुति, इन दोनों में फॉर्मेशंस काफी स्ट्रांग बने हुए हैं, और करंट लेवल से मारुति को मुझे लगता है कि बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है। 7,810 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 8,000, 8,050 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर लॉन्ग करते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 7,700 रुपए का, और टारगेट्स हम रखेंगे 7,950 से लेकर 8,000 रुपए के। 1000 के टारगेट के लिए मारुति में खरीदारी करने के राय श्रीकांत जी की तरफ से आते दिखे तैयार है। जय ठक्कर भी हमारे साथ, सुबह जय ने 16,100 का कॉल ऑप्शन भी लेने की बात कही थी। जय के लिए बिल्कुल कैश का ऑप्शन। और बताइए जय, मजा आ रहा है एक्सपायरी का? वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। बिल्कुल अनिल जी, देखिए जबरदस्त एक रिकवरी। इनफैक्ट काफी लोग पैनिक हो गए थे अनिल जी। 27 रुपए पे भी लोग अनिल जी पैनिक हो जाते हैं। हीरो में 9 रुपए हो गया, 10 रुपए हो गया, क्या करें? बोले आपको पैनिक ही होना है तो एग्जिट कर लीजिए, 9 रुपए बच जाएंगे आपके। बट अनिल जी, डिसिप्लिन से अगर जो ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट होता ही है मार्केट में। पैनिक करने वालों का मार्केट में बोलता ना कुछ, आई डोंट थिंक देयर इज स्पेस फॉर देम। एंड जहां तक बाजार का सवाल अनिल जी, जो हिसाब से 16,100 के ऊपर रिकवरी हमें देखने मिली है, आई मीन दैट्स समथिंग व्हिच आई वाज लुकिंग आउट फॉर, आई वाज एंटिसिपेटिंग इट। एंड अब 16,100 के ऊपर अनिल जी जो हिसाब से अभी ट्रेड हो रहा है, आई थिंक अब यहाँ पे 16,400 तक निफ्टी फिर से जा सकता है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव बीन वाचिंग अनिल जी इतने समय से कि 16,400, 16,000, 15,900 यही लेवल से। अब फिर से लोअर एंड ऑफ द रेंज से रिवर्स हुआ था। आई थिंक इट्स हेडिंग टुवर्ड्स द अपर एंड ऑफ द रेंज। 16,400 का कॉल खरीदने की सलाह है अनिल जी। 81 पर ट्रेड कर रहा है ये, इसको खरीदना है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा अनिल जी 34 पर। 34 पर स्टॉप लॉस लगाया है, 81 पर खरीदे 81 पर। एंड ये अनिल जी 2 जून की एक्सपायरी का है। इसको खरीद के चलना है आपको 81 पर। आपका टारगेट जो ऊपर में बन रहा है पहला वाला, दैट इज 137। सेकेंड टारगेट विल बी 162। सो 137, 162 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदें। निफ्टी का 16,400 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है। इनफैक्ट आज 2 कैश का ऑप्शन देना चाहूंगा इफ यू परमिट। आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर है या और कुछ? आपको कोई और दूसरी मिठाई पसंद है?
मिठाई तो अनिल जी सारी पसंद है। गजब कर रहे हो, एक पूछी थी मैंने, मतलब मैं अब आपके लिए मिठाई की दुकान खोल लूं। चलिए, ये के लिए हम आउटसोर्स करेंगे, केपीओ से कुछ अच्छी मिठाई मंगाएंगे। 16,400, 2 जून की एक्सपायरी। यस अनिल जी, बिल्कुल 2 जून की एक्सपायरी का हो जाना चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ, देख लेना नहीं तो बाद में एकदम, है ना। अच्छा, स्टॉप लॉस लगाना है कुछ? अनिल जी आपकी बेस्ट विशेष रहेगी। हाँ अनिल जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे 34 का स्टॉप लॉस लगाना होगा अनिल जी, और आपकी बेस्ट विशेष होगी ना अनिल जी तो ये हो ही जाएगा, बिकॉज आपने सुबह एमएसएफएल के लिए, मैक्स फाइनेंशियल्स के लिए आपने आपकी बेस्ट विशेष दी थी कि फॉलिंग मार्केट में आपका तेजी का कॉल के टारगेट्स आ जाए। मैंने सेकंड टारगेट थोड़ा छोटा सा दिया था अनिल जी। अनिल जी आपकी बेस्ट विशेष काम कर गई, टारगेट आ गया उसका। विशेष नहीं है आपके लिए, दिल से दुआ है। विशेष तो छोटी चीज होती है, दुआ ज्यादा बड़ी चीज है, प्रार्थना बड़ी चीज होती है। तो बस पक्का होगा, जय चिंता मत कीजिए, डन हो जाएगा। 137, 162, 16,400 का सबसे बड़ी बात ये, और क्यों होगा वो भी बताता हूँ, इसलिए नहीं कि जय मुझे बहुत पसंद है, वो तो है ही, वो तो है ही, लेकिन जिस हिसाब से आज का करेक्शन हुआ जी, और जो हिसाब से कमजोर ट्रेडर्स के सुबह सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, उसके बाद स्क्रीन पर पूरी रिकवरी हुई। एक दूसरा, दीप जो सुबह बात कर रहे थे, कुशन 1000 पॉइंट का डाउ पे आपके पास, डाउ रेंज को नहीं तोड़ेगा, 1000 पॉइंट का कुशन है, ठीक है। 2 चीजें आपको ये बता रही कि आपके लिए अगली एक्सपायरी तक वापस 16,400 की जो रेंज पिछली बार हमने 4 बार टच की है और वहां से नीचे आए, वहां तक का तो रास्ता खुल रहा है। तो इसलिए जय सक्सेसफुल होंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परफेक्ट सर। नतीजे आ रहे हैं पेज इंडस्ट्रीज के, और अच्छे नतीजे मुझे दिख रहे हैं सर। मुनाफा अनुमान से बेहतर है, 115 करोड़ से बढ़कर 190 करोड़ का मुनाफा है। हमारा अनुमान 147 करोड़ का था, तो काफ़ी बड़ा बीट मुनाफे पर रहा है, और पिछले साल की बेस से भी देखें तो अच्छी बढ़त मुनाफे में आती हुई दिखी है। आय की बात करें तो 881 करोड़ से बढ़कर लगभग 1111 करोड़ की आय आती देखें तो अगेन अनुमान से भी अच्छी आय है, क्योंकि हमने अनुमान लगाया था 1050 करोड़ का। तो पिछले साल की बेस से देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस है, और हमारे अनुमान से देखें तो भी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो दोनों टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों पर बीट आपने आते हुए देखा है। जहां तक पेज इंडस्ट्रीज का सवाल है, इस समय नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं इनके। कामकाजी मुनाफा भी इनका अनुमान से बेहतर आते हुए देखा है। 267 करोड़ का कामकाजी मुनाफा है, 170 करोड़ से बढ़कर हमारा अनुमान 216 करोड़ का था। तो अच्छे नतीजे हैं अनिल जी, और बिग 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 बीट ऑन एस्टिमेट्स आते हुए देखा है। तो पेज इंडस्ट्री का अच्छा प्रदर्शन रहा है। ये गजब ही कंपनी है, गजब कंपनी है। जब आती है तो बढ़िया परफॉर्मेंस आती है। सेम कस्टमर्स को ज्यादा बेचते हैं, नए नए कस्टमर्स ढूंढते हैं, ये जांच का विषय है। हाँ, सवाल तो यही है। हाँ, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ देख लें, मार्जिन्स देख लें, मुनाफा देख लें, लीडरशिप पोजीशन, और ऐसी कंपनियां बहुत कम मिलती है जो छोटे लेवल पर बड़ी ग्रोथ दिखाकर बड़े लेवल पर भी वैसी ग्रोथ दिखाए। बिल्कुल कमाल की कंपनी है। 24% मार्जिन, वो भी तब जबकि कॉटन के दाम इतने तेजी से बढ़े रहे हैं, है ना। रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये प्राइसिंग पावर है, प्राइसिंग पावर, डिमांड है। ओह गजब। पेज इंडस्ट्रीज इतना बड़ा स्टॉक है, बड़े आदमी से किसी से पूछते हैं। कुणाल जी, 41,000 का शेयर है, आप ही अफोर्ड कर सकते हो इसके चार्ट्स बताएं सर। अनिल जी देखिए, एक समस्या है 5 डिजिट के स्टॉक्स पर बात करने की। अनिल जी लेवल्स देने में अनिल जी बड़ी कठिनाई होती है, इतना लंबा संख्या हो जाती है कि कुछ ना कुछ गफलत हो ही जाती है। वैसे अनिल जी चार्ट अच्छा है, आपसे मैं पूरी तरह सहमत हूं, जबरदस्त कंपनी है, काफी समय से कंसोलिडेट कर रही है। इसका अगर कोई स्प्लिट बोनस आ जाए तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन अगर इन्हीं स्तरों पर अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता 40,500 के नीचे जाना चाहिए, और ऊपर पूरा जगह बची है 46,000 तक। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यहाँ पर। 40,500 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, 46,000 के पोजिशनल टारगेट के लिए मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहिए पेज इंडस्ट्रीज को। स्प्लिट भी आ जाएगा, बोनस भी आ जाएगा, आपकी इच्छा तो सब हो जाएगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कुणाल जी, स्प्लिट और बोनस का फायदा सिर्फ उनको मिलता है जिनके पास पहले से शेयर है। 41,000 में आप खरीदेंगे तो ही तो आपको बेनिफिट मिलेगा, तो ही तो आपका शेयर स्प्लिट होगा, तो ही तो आपका शेयर पे बोनस आएगा। बताइए अनिल जी, स्प्लिट करने का उद्देश्य ये मैं इसलिए कह रहा था कि अनिल जी थोड़ा सा ये खरीदने योग्य हो जाएगा। अब 40,000 का 41,000 का शेयर देखकर आधे लोग तो अनिल जी वैसे ही हाथ ऊपर कर देते हैं। तो अनिल जी इसलिए थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाएगा देखने में। आ रहा है, अगले बजट में आ रहा है अफोर्डेबल स्टॉक बाइंग स्कीम,
ऐसी कुछ बनने वाली है, चिंता न करें, बजट का इंतजार करें। अगले साल जब आप बजट में आएंगे ना यहाँ पे तब इस स्कीम पर विस्तार से चर्चा की जाएगी कि सस्ते बजट मतलब अफोर्डेबल कौन सी हाउसिंग स्कीम, हाँ उसी तरह की अफोर्डेबल स्टॉक स्कीम भी लाने वाले हैं, उसका इंतजार करिए कुणाल जी। आइए तब तक बढ़ते आगे, एनएमडीसी के नतीजे आने वाले हैं। अरमान बता रहे हैं हमें रिजल्ट कैसे रहेंगे। अरमान, अनुमान क्या है? सर अनुमान ये है कि एनएमडीसी के नतीजे कमजोर रहने का अनुमान है। ओके, आय में तो लगभग फ्लैटिश रहेगा, बट जो मैक्सिमम कट देखा जाएगा वो तो एबिटा पर, क्योंकि 26% का कट देखा जाएगा। वहीं मार्जिन्स में भी अच्छा खासा 62% से घट कर वो 43% पर आने का अनुमान है, और मुनाफे में भी लगभग 20% की कटौती देखी जाएगी। हालांकि जो मेजर देखने की चीज़ें रहेगी वो ये रहेगा कि जो इनका स्टील प्लांट डीमर्जर और कमीशनिंग, उन पर कंपनी क्या बोलती है उस पर ध्यान रखना होगा। तो ये है आपके लिए एनएमडीसी पर पूरा का पूरा नतीजों का अनुमान। कमजोर नतीजों की आशंका है ही इस बार। बढ़ते आगे और जय से एक कॉल ले लिया जाए और हिमांशु जी भी लाइन में है। तो पहले जय के लिए कैश का ऑप्शन या जय का जैकपॉट, जो भी जय को पसंद हो बिल्कुल बता दीजिए। जी जय बताइए। जी अनिल जी जैसे मैंने कहा था कि आज 2 कैश का ऑप्शन दूंगा मैं, बिकॉज काफी कम समय अनिल जी ऐसा चांस मिलता है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडर्स के लिए, बिकॉज ऑल्दो बैंक निफ्टी 2-3 दिनों से आउट परफॉर्म कर रहा है, इनफैक्ट चौथा दिन है आज आउट परफॉर्मेंस का, बट देन आज फाइनली ब्रेकआउट है 35,000 के ऊपर। सो आई थिंक हियर इट्स अ फेयर थिंग टू टेक अ चांस लॉन्ग साइड पर, एंड 35,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। 280 पर ट्रेड कर रहा है अनिल जी, ये 2 जून की एक्सपायरी का है ये भी बिल्कुल, एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 129 पर। सो 129 पर आप स्टॉप लॉस लगाए, 280 पर खरीदे, 35,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। अब नेक्स्ट लेवल जो अनिल जी मैं देख रहा हूँ 35,500 ही है बैंक निफ्टी में, अबाउट द लेवल्स ऑफ 35,000, एंड नेक्स्ट टारगेट उसके ऊपर जो अनिल जी निकल कर आएगा वो 35,800 का है। सो ये 2 लेवल्स है which I am watching out for and looking out for rather, and जैसे 16,400 है निफ्टी पर, 35,500 35,800 बैंक निफ्टी पर है। इंपॉर्टेंटली अनिल जी ये चीज एक ऑब्जर्व ये कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे अच्छा खासा हुआ है था ही, ये लेवल्स तो निकाल रहा है, बट देन रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू काफी बढ़िया है, बिकॉज 34,800 इमीडिएट बेसिस पर एक सपोर्ट बन कर आ रहा है बैंक निफ्टी पर। सो दैट इज 250 पॉइंट्स अवे, एंड ऊपर में लगभग 800 750 पॉइंट्स की जगह है। तो इवन फ्यूचर्स में कोई खरीदता है तो उनके लिए भी रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का बन रहा है। बट लुकिंग एट दी ग्लोबल मार्केट्स वोलेटिलिटी, ऑप्शंस के थ्रू 35,500 का कॉल खरीदे 280 पे 129 के स्टॉप लॉस के साथ। फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पे बन रहा है वो है 570 का, सेकंड टारगेट बन रहा है 690 का। सो 570 690 ये 2 टारगेट्स के लिए थोड़े अग्रेसिव टारगेट्स भी है 690 तक के, मोर देन डबल, बिकॉज पूरा वीक पड़ा है। इसमें 35,500 का कॉल ऑप्शन जो 280 रुपए वाला खरीदना है, फिर वही जो शुभ दिन आपका जो है अगली एक्सपायरी वाला 2 जून का, उसके लिए 129 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। जय इसमें कहीं कोई मेरी बेस्ट विशेष या मेरी प्रेयर्स की जरूरत नहीं लगी आपको? महसूस इतने कॉन्फिडेंट है कि अपने आप कर लेंगे? अनिल जी 2 जून को अनिल जी बहुत ही खास दिन है। हाँ, तो अनिल जी सारे टारगेट हासिल होने अनिल जी। बढ़िया। तो अभी अनिल जी एक चीज करते हैं, आप पब्लिक को गैस करने देते कि क्या है? हाँ, 2 जून को वायदा कारोबार की जून सीरीज के पहले हफ्ते की एक्सपायरी है, और उस दिन आपको 570 और 690 रुपए के टारगेट मिलेंगे बैंक निफ्टी के 35,500 के कॉल पर। गेस क्या करना मैं बता देता हूँ अभी से, और साथ ही निफ्टी का 16,400 का कॉल ऑप्शन, इसके टारगेट हासिल होने वाले हैं। आइए बढ़ते आगे, और बिगुल का वक्त है। हिमांशु जी के लिए बिगुल, हिटमैन हिमांशु। बताइए हिमांशु जी। अनिल जी एक तो मुझे कॉल देनी है, और उसके बाद प्लीज 1 मिनट का समय दीजिएगा, मुझे कुछ आपको अपडेट भी देना है जी। अनिल जी पहले तो कॉल हम लेते हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। अनिल जी यहाँ पर अगर आप अनिल जी चार्ट देखें तो पिछले 3 से 4 दिनों में जहां पर अच्छे स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली थी, इस स्टॉक ने अपने लोज को होल्ड करके रखा, और जैसे ही स्टॉक बाजार में बाइंग देखने को मिली है, स्टॉक ने अपने 4 दिनों का हाई यानी इस हफ्ते के प्रीवियस वीक हाई के ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में मुझे लगता है कि तेजी की पोजीशन यहां पर बनाई जा सकती है।
कंजर्वेटिव साइड 1180-1200 रुपए तक के टारगेट्स यहां पर कल के सेशन में आते हुए नजर आ सकते हैं। इसको हम अनिल जी 1140 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन के जरिए भी अनिल जी ट्रेड करना चाहेंगे। 65 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं 1140 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन के। यहां पर 55 रुपए का मैं स्टॉप लॉस सुझाऊंगा। मेरा मानना है कि ये कॉल ऑप्शन 90 से 100 रुपए तक का टारगेट कल तक के इस सेशन में दिखा सकती है। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की 1140 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में बीटीएस की खरीदारी करके चलने की सलाह है। फाइनेंस यहां पर आप कर सकते हैं ट्रेड, कॉल ऑप्शन के जरिए भी यहां पर आपको मौका मिलेगा। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, उनकी कॉल के लिए। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक है, बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो मेरे को लग रहा है कि अब यहाँ से पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में एक एक करके ऊपर का मूव आना चाहिए। यहाँ पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 195। स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के अंदर कल का हाई ब्रेक हो रहा है और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक एक करके मोमेंटम बन रहा है। तो यहाँ पे कैनरा बैंक में खरीदारी करें। 188 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं कैनरा बैंक में कल और अगले हफ्ते तक, वो ऊपर में 202 रुपए से लेके 208 रुपए तक के लेवल कैनरा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। कैनरा बैंक में 200 वाला कॉल अभी 6 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 3 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 9 रुपए से लेके 10 रुपए तक के टारगेट कैनरा बैंक के 200 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल्स में 202, 205 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में कैनरा बैंक में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें कैनरा बैंक। ओके, तो खरीदारी करनी है कैनरा बैंक में, ये आपके लिए राय है सुमित जी की तरफ से। जय के पास चलते हैं, जय का जैकपॉट। बताएं जय। देखिए दीप, सुमित जी के विचार कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ मैच हो ही रहे। पहले हिमांशु जी के साथ हुआ, मेरे साथ हो रहे। सो फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में वो आगे निकल गया, बट नेवरदलेस सेम रिकमेंडेशन कैनरा बैंक कॉल ऑप्शन के थ्रू रिकमेंड करूंगा। 30 जून की एक्सपायरी का खरीद कर चले, 6 रुपए 30 पैसे के आसपास ये चल रहा है। 200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन कैनरा बैंक का जबरदस्त मोमेंटम में है ये स्टॉक। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में हमें लगभग इमीडिएट बेसिस पर 208 से लेकर 214 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, विच इज नियरली अराउंड 18 पॉइंट्स फ्रॉम हियर ऑन, विच इज 10%। उतना अच्छा खासा बाउंस हमें देखने मिल सकता है कैनरा बैंक में। अगर वो होता है तो इसका कॉल ऑप्शन का जो फर्स्ट टारगेट रहेगा दीप, फर्स्ट टारगेट बनेगा 10 रुपए 80 पैसे का। सेकंड टारगेट वुड बी 14 रुपए का। एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे जो आपको प्लेस करना होगा दैट वुड बी एट 4 रुपीज 20 पैसे, 4.20। ये स्टॉप लॉस के साथ आप कैनरा बैंक का 200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे 30 जून की एक्सपायरी का। एंड अनिल जी 2 जून को एक और चीज में लाने वाला हूँ, वो एक बास्केट बनाता हूँ मैं हर 2 जून को लास्ट 2 साल से, तो अब तो शायद पब्लिक गैस कर ही लेगा। कार्ट, जैसे कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वैसी बास्केट, बराबर ना? ऑनलाइन शॉपिंग में कार्ड बनाते हैं, बिल्कुल, उसमें भरते जाओ। नहीं, एक इंडेक्स बनाता हूँ अनिल जी, एक इंडेक्स बनाता हूँ। वाह, चलिए तो आप बिल्कुल इसके लिए आपको मिलेंगे 2 दिन काम करने के लिए आराम से, शनिवार रविवार, उसका पूरा इस्तेमाल करें, बनाएं बेहतरीन, और मौका मिलेगा आपको आराम से 2 दिन काम करने का। श्रीकांत जी तैयार है एक बिगुल उनके लिए। जी श्रीकांत जी बताएं सर। बिल्कुल, तो अनिल जी देखिए, हमें लगता है कि डिफेंस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वहां पे भी अच्छी तेजी बन सकती है, और स्पेशली हमें लगता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत डायनामिक्स, इन दोनों पे फोकस किया जा सकता है, बिकॉज ये स्टॉक्स का जो पैटर्न बना है और इतनी मंदी में भी इन लोगों ने जो अपने पैटर्न को होल्ड किया है, फॉर्मेशन को होल्ड किया है, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी तेजी देखने मिलेगी। करंट लेवल से अगर लॉन्ग करना है तो भारत डायनामिक्स को लॉन्ग करके चले, जो 742 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 730 रुपए का, और टारगेट्स रहेंगे इसमें तकरीबन 790 से लेकर 800 के। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न बना है। 1765 के करीब ये ट्रेड कर रहा है, तो 1765 में इसे लॉन्ग करके चले। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 1745 का, 20 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, बट टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे वापस एक बार 1800 से लेकर 1830 रुपए के। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत डायनामिक्स दोनों को लॉन्ग करके चले। ओके, तो 2 डिफेंस स्टॉक्स, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और साथ ही भारत डायनामिक्स, यहाँ पर आप रखिए नजर 790-800 के टारगेट के लिए भारत डायनामिक्स, 1800-1830 के टारगेट के लिए HAL, यहाँ पर कर सकते हैं आप खरीदारी। पर आइए आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं इस सीरीज के, जानते हैं अनिल जी से उनकी फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी।
सर डाउ फ्यूचर्स ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। जब हम बात कर रहे थे पिछले कुछ मिनट, 1 घंटा पहले जब स्ट्रैटेजी ली थी तो एकदम फ्लैट थे डाउ फ्यूचर्स, अब 100 पॉइंट ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% नीचे थे, अब पूरी तरह से रिकवर हो गए। तो अमेरिकी फ्यूचर्स में लग रहा है आज शाम को एक और एक्शन पैक डे हो सकता है, वहां पर मूव्स आ रही हैं। यूरोप के बाजार भी थोड़ा थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर भी अच्छा ट्रेड हो रहा है। और हमारे बाजार तो ऑफकोर्स डेज हाई पर हैं, एक्सपायरी के समय क्या करके जाना है? दीप कितनी है, मतलब आपने एक्सपेक्टेशन लो कर ली एकदम। 100 पॉइंट में बहुत तेज रफ्तार पकड़ ली है, फ्लैट से। हाँ, मतलब वही बोल रहा हूँ, मतलब अब हरे में दिख रहा है वही अच्छा है। ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि वोलेटिलिटी कम होने के संकेत मिल रहे हैं आपको, बिल्कुल, है ना, कि आज बड़े दिनों बाद डाउ बहुत छोटी रेंज में ट्रेड किया है। एब्सोल्युटली। कितने दिनों बाद, नहीं तो 200, 200, 300 तो आराम से हो जाता है ना। तो अच्छी चीज है। तो इसके क्यों अच्छी वो बताता हूँ, ऐसा नहीं कि 100 ऊपर इसलिए कि आप एक ठीक ठाक अंदाजा तो लगा सकते हैं ना रात को होगा क्या। भाई अल्टीमेटली आज कोई भी 3:30 पर अपनी पोजीशन ओपन रखता है कल के लिए, तो उसको ये तो सोचना ही पड़ेगा ना कि अमेरिका में रात को क्या हो सकता है। बिल्कुल। और सोचने के लिए सबसे बड़ा टूल क्या है? डाउ फ्यूचर्स। अब डाउ फ्यूचर पे भरोसा करेंगे ना करें, और करें तो कितना करें, ये तो रोज सवाल उठ रहा है। तो जैसे जैसे वोलेटिलिटी कम होगी डाउ फ्यूचर्स की और अमेरिकी बाजारों की, वैसे वैसे आपका भरोसा बढ़ेगा कि उसके बाद भी कुछ हो जाए, वो तो हो ही सकता है, वो तो किसी का कंट्रोल है नहीं। लेकिन फिर भी कम से कम आप रीजनेबल भरोसा तो कर सकते हो ना किसी पे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, है ना, कि जैसे अगर मैं छुट्टी पे गया हूं या मैं कोई काम कर रहा हूं तो मुझे पता है कि दीप आएंगे ऑफिस, ये रीजनेबल भरोसा मैं कर सकता हूं। हाँ ना, कभी डाउ फ्यूचर वाला मूड हो गया वो होता नहीं ना, साल में 1 आध बार हो जाए तो हो जाए। तो ये कर समझ गए दीप। तो कुल मिलाकर ये है कि डाउ फ्यूचर्स जो दिखा रहा है वो थोड़ा अच्छे संकेत दे रहा है। हमारे बाजार 16,200 पर, और कौन सुबह मुझे बताओ 15,900 पे किसने सोचा 16,200 बंद होगा? बढ़िया है। किसने सोचा 35,200 पे बंद होगा बैंक निफ्टी? तो डीप क्लोजिंग बढ़िया हो रही है। लॉन्ग पोजीशन अगर आपकी है 16,000 का पुट खरीद कर हेज करना चाहें करके चलें, 15,900 या 16,000 का पुट, कोई अनहोनी हो उसके लिए रखें। बैंक निफ्टी 34,800 का पुट खरीद कर कोई अनहोनी तो क्या आपको थोड़ी कम प्रीमियम में भी नीचे में मिल जाएगा, उस हिसाब से। अदरवाइज आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत बैंक निफ्टी से आ रहे हैं, और मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों मैं जय को 2 जून तक इंतजार करने दूं, पहले क्यों ना कर दूं? पीएनबी क्यों कर लो सर। हाँ ठीक है, करना चाहिए। तो चलिए जय को हम 2 जून तक इंतजार नहीं करवाएंगे, जय को हम उनके टारगेट्स उससे पहले ही हासिल करवा देंगे। 16,200 आ गया वैसे। बढ़िया क्लोजिंग हो रही है, और आज हम यही बात करते हैं, हमें 16,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी अच्छी है, और 16,000 के ऊपर की मिलेगी तो हम जैसे हैं वैसे ही हैं। तो 16,200 के आसपास इसके ऊपर की क्लोजिंग के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। परफेक्ट, बिल्कुल। और बैंक निफ्टी भी सारे टारगेट हिट करके सर 35,200 पे आ गया बैंक निफ्टी। तो 35,100 का भी फाइनल जो टारगेट था वो भी हिट कर दिया, और अब 35,200 पर बैंक निफ्टी आते दिख रहा है। फाइनल कुछ स्टॉक्स जल्दी से देख लेते हैं जहां पर ब्रेकआउट आए हैं, और ओबरॉय रियल्टी से पार्टिसिपेशन आ रहा है, यूनाइटेड स्पिरिट्स मूव कर रहा है, ये दोनों काउंटर्स अच्छे हैं। बाटा में आपने खरीदारी देखी है, यहाँ पर भी मूव आती हुई दिख रही है। तो 16,200 के पार जा रहा है निफ्टी, और कुछ और स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन इस मूव में और बढ़ते हुए दिख रहा है। और निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। बजाज फाइनेंस में फ्रेश खरीदारी आ रही है, बजाज फिनसर्व मूव कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, इस पर एक बार जरा राय लेनी पड़ेगी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, यहाँ पर एक अच्छी मूव आ रही है। वागले साहब देखें जरा आईसीआईसीआई बैंक को सर। जो मोमेंटम बैंकिंग में मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक में भी मूव आनी चाहिए। बीटीएसटी करके चले, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे बंद हो रहा है, 732 3250 का भाव है, आपको 725 का स्टॉप लॉस होगा। 740 मुझे लगता है कल के फर्स्ट सेशन में मिलना चाहिए, और अगर एक्सटेंडेड मूव आ गई तो 750 तक भी आईसीआईसीआई जा सकता है। बिल्कुल। तो आईसीआईसीआई पर रखें नजर। एक्सेस पर तो ऑलरेडी आपके लिए चार्ट कॉर्नर की पिक आ भी चुकी है, ये भी आपको अच्छी मूव दिखा चुका है। तो दोनों ही काउंटर्स अच्छी मूव दिखा रहे हैं इस समय, और बाजार को भी सहारा दे रहे हैं। थोड़ी मूव आ रही है, कोटक बैंक में निचले स्तरों से रिकवरी आई, इन्फोसिस भी थोड़ा एक्शन में आने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी में अब और पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, कई सारे और काउंटर्स की तरफ से मूव आई है। एक एचडीएफसी बैंक पर सुमित जी से राय लेनी थी। सुमित जी, आज बाजार फिसले भी थे तो भी एचडीएफसी बैंक ने अपनी स्ट्रेंथ होल्ड कर ली थी सर, जरा एक व्यू दें। 1370 पर एचडीएफसी बैंक क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है। बिल्कुल दीपांशु, एक तो आईसीआईसीआई बैंक का भी आपने जिक्र किया, कल ही हमने आईसीआईसीआई बैंक में बाय दिया था, उसका टारगेट हिट हुआ है तो मोहर लगा सकते हैं। दूसरा, आपने एचडीएफसी बैंक का बात किया, मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहां से एक अच्छा पुलबैक और बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 1370 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक में, यहां से ऊपर में 1400 ये इमीडिएट ट्रेडिंग का टारगेट होगा, और ये लेवल ब्रेक होने पे 1425 रुपए तक का पुल बैक बाउंस बैक
ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो पोजीशंस होल्ड करें, कल और अगले हफ्ते और भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। के लिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस, इन तीनों का बढ़िया परफॉर्मेंस, SBI पर भी अच्छी मूव देखी थी। पर आज मेटल्स का डे था और मिड डे ही मेटल्स का बाउंस बैक आया। उससे पहले मेटल्स कुछ नहीं कर रहे थे ट्रेड में, पर 5% ऊपर टाटा स्टील, 4% ऊपर JSW स्टील, हिंडाल्को नतीजों से पहले 2.5% ऊपर बंद होते हुए दिख रहा है। तो यहां से आपको बढ़िया पार्टिसिपेशन बनते हुए दिखा। अपोलो हॉस्पिटल्स सुबह कमजोर खुला था, नतीजों का रिएक्शन उसके बाद अच्छी तेजी आई। SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC लिमिटेड, साथ ही एक्सिस बैंक मूव अपने अच्छी देखिए। इंडसइंड कोटक का थोड़ा पार्टिसिपेशन था। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में भी टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड मूवमेंट आते हुए दिखा। साथ ही IT का आज सहारा मिला है, तो TCS, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL टेक, इनमें भी आपने खरीदारी देखी है। हीरो मोटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा, साथ ही आइशर मोटर्स, बजाज ऑटो, यहां पर भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए देखा है। तो ओवरऑल बाजार की ब्रेथ काफी अच्छी इंप्रूव हुई है टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड, ये जरूरी है देखना। सिर्फ 10 स्टॉक्स नीचे है, उसमें से भी एक ITC है जिसमें 6.25 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट है। अगर आप डिविडेंड एडजस्टमेंट निकाल दें तो ITC फ्लैट क्लोज हो रहा है। UPL सुबह से कमजोर था, इसमें गिरावट है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज सहारा नहीं दिया। साथ ही अदानी ग्रुप स्टॉक्स भी कमजोर थे। अदानी एंटरप्राइजेस पर टारगेट हिट हुए। अदानी पोर्ट्स भी आप देखिए कमजोरी के साथ ही क्लोज होते हुए दिख रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आए, यहां पे भी बड़े बड़े मूव्स आते हुए दिखे। इंटरग्लोब एविएशन नतीजों का रिएक्शन 11% ऊपर। टोरेंट नतीजे और बोनस शेयर 10% ऊपर ये काउंटर रहा। डॉक्टर लाल देखने में तो खराब लग रहे खराब थे इंटरग्लोब के तो काफी खराब थे सर। ये भगवान, वो नतीजों में कुछ नहीं था, बट उसके बाद अच्छी मूव आई। ये डॉक्टर लाल वापस इससे भाग रहा है जैसे वो MG वाला है ही नहीं, कैंसिल हो गया। कोई भी स्टॉक मतलब ओवरसोल्ड। अल्टीमेटली इस तरह के मार्केट में पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। आई थिंक वो एक्सपायरी का तो भी एडजस्टमेंट सारे में हुआ है। आज तो गजब ही हुआ है, गजब ही हुआ है। मेट्रोपोलिस भी मूव दिखा रहा था। इंडिया पुल्स हाउसिंग इस पूरी सीरीज लगभग बैन में रहा, अब नहीं है, ऑफ कोर्स आज आ गया था बैन से बाहर। M&M फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल, इन्फो एज, कैनरा, जुबिलेंट, NMDC, इंडिया सीमेंट्स। अरे एक और स्टॉक दीप बताएं नहीं, पॉलीप्लेक्स 6% मजबूत है नतीजे के बाद। बढ़िया। और हमारे नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में हमने कवर भी किया था। बहुत शानदार रिजल्ट है। एक्चुअली आज बात करना ही रह गया, रिजल्ट बहुत बेहद दमदार रिजल्ट है। हर एक पैरामीटर पे देखें, इस तरह के टफ माहौल में मार्जिन्स मेंटेन, टॉप लाइन गजब की, अमेजिंग। तो ये है स्टॉक्स। रुचि सोया नीचे के सर्किट से ऊपर का सर्किट 992 से 1096, क्या बात है, वाह। सुबह सोया हुआ था, अब जागा है। ये है रुचि सोया का आज का एक्शन। कितने सारे स्टॉक आज आपको मिलेंगे जो सुबह लोअर सर्किट पे, दोपहर में अपर सर्किट पे। ये है क्लासिक एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। जो बड़ी एक्सपायरी इसके बाद में नहीं, तो आज तक तो वन साइडेड एक्सपायरी आपको देखने को मिलती है। बट चलिए, फाइनली घंटे की मधुर आवाज़ आपके कानों में गूंजती हुई दिख रही 3:30 बजे भी, जब ऐसी एक्सपायरी हो। हाँ, 1 मिनट, सॉरी हो गई। हिमांशु जी 1 मिनट के लिए मुझे बुला रहे थे। हिमांशु जी माफ़ करिएगा, वो उसमें ना रह गया एक्चुअली। बताएं सर, आप याद कर रहे थे। अनिल जी, मैं कुछ नहीं, मैं बस आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको और इनफैक्ट जी बिजनेस की पूरी टीम को। पिछले कुछ दिनों से मैं दिल्ली से बाहर नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, चंडीगढ़ में और लुधियाना में ट्रैवल कर रहा हूं। और अनिल जी, ग्राउंड लेवल पर जो आपका जो शो है हफ्ता वसूली, वो इतना बड़ा हिट है, इतना पॉपुलर है, लोगों को उससे इतना फायदा हो रहा है कि आप अनिल जी यकीन मानिए, मुझे कितने ही क्लाइंट्स ऐसे मिले जिन्होंने ना केवल मुझे ये मैसेज कन्वे किया कि मैं आपको इस बात की कंग्रेचुलेशंस दूं, बधाई दूं, और साथ साथ और भी जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो कि वाकई में लगता है कि शायद वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने सुझाव लेकर आए और क्वेरीज लेकर आए। तो मुझे लगता है अनिल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप और आपकी टीम, और ग्राउंड रियलिटी पर इसका एक इम्पैक्ट क्लियर कट विजिबल है। धन्यवाद हिमांशु जी। और ये आपका ऐसा जो फीडबैक है वो डेफिनेटली मेरा और हमारी टीम का कॉन्फिडेंस और जोश बढ़ाता है। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन के वक्त जिस तरह की मुश्किलें आई थी, मॉरिटोरियम लगे थे, लेकिन इन कंपनी ने काफ़ी हद तक लोगों को परेशान किया। तो हमारी लड़ाई उसी बात को लेकर थी। हमारी लड़ाई कभी इस बात को लेकर नहीं थी कि आप पैसे ना मांगे। पैसे मांगने का तो आपका हक है। अगर उधार दे रहे हैं तो जिसने उधार लिया उसको भी देना है, और जिसने दिया है वो मांगेगा ही। लेकिन एक तरीका होता है, उस तरीके के बाहर न जाएं। आप वो गलत तरीके ना अपनाएं जो कि ठीक नहीं है। लोगों को परेशान करना, हरास करना, टॉर्चर करना, बदनाम करना, बहुत सारी चीज़ें। कई लोगों ने सुसाइड भी किया है। कई लोगों ने सुसाइड किया है। जिस तरह के मैसेजेस भेजते हैं, मतलब हम आपको, मैं सीरियसली, हाँ, ऐसे हमने मैसेज देखे जो हम टीवी पे नहीं दिखा सकते। एग्जैक्टली।
बहुत खराब। इसीलिए हमने इतने सारे शो किए बैक टू बैक, और बहुत कम ऐसा होता है कि बिजनेस मीडिया में आप इस तरह की पहल देखेंगे और उसके बाद जनरल न्यूज चैनल सब उसको उठाएं। तो और अभी कल ही बड़ा एक्शन आरबीआई ने भी लिया है, और इस बार ये कहना होगा आरबीआई ने भी बहुत फास्ट काम किया। 3 बार उन्होंने इस पर गाइडलाइंस बनाई, पूरा टाइटनिंग किया, और अब तो एनबीएफसी जो जड़ तक पहुंचकर उन्हें भी बैन करने की तैयारी आरबीआई ने की। 5 एनबीएफसी को कल बैन भी किया गया। तो हिमांशु जी धन्यवाद इस फीडबैक के लिए, और जब भी आप ऐसे जाएं, पंजाब जाएं, कहीं भी जाएं और ये ऐसा फीडबैक लाए, उसके लिए तो धन्यवाद है, लेकिन हमें दूसरा फीडबैक चाहिए। हमें फीडबैक वो चाहिए कि और क्या किया जाए, और क्या हम बेहतर कर सकते हैं, और क्या ऐसा है जो हमें करना चाहिए और नहीं कर रहे हैं। कृपया वो फीडबैक भी आप शेयर करें, जिससे कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। वो ज़्यादा काम का होगा। ये तो ठीक है, जो कर लिया वो तो कर ही लिया, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है। हमारे रिपोर्टर जो दम लगाकर काम कर रहे हैं, जो पूरी टीम ने इसमें काम किया। जी बंसल जी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। कई बार हम ऐसे बचपन में हम टीचर को है ना थोड़ा सा वो बनाते थे कि हाथ खड़ा किया, फिर हमारे पास आते टीचर आते तो बोलते नहीं सर मैंने तो ऐसा किया नहीं। नहीं अनिल जी, मैं फीडबैक देना चाह रहा हूँ। अनिल जी देखिए, अभी लेटेस्ट एक न्यूज तो आज आई है कि जैसे जर्मनी ने अनिल जी कोवैक्सीन को अप्रूव कर दिया, बट अनिल जी जोक्स अपार्ट, जापान के अंदर अनिल जी अगर हमको पहली 2 डोजेस लगी हुई हैं तो बूस्टर डोज जो है ना कोवैक्सीन और कोविशील्ड नहीं चल रहा है। बूस्टर डोज मॉडर्ना का या फाइजर का चाहिए, तो इसको अनिल जी आप एक बार चेक करके इस पर कुछ कीजिए। तो इंडियंस को जापान जाने में अनिल जी दिक्कत हो रही है। बूस्टर डोज हमारी साइंस के हिसाब से तो कॉकटेल नहीं बन सकता अनिल जी। अगर कोवैक्सीन लगाया तो कोवैक्सीन लगेगा, कोविशील्ड लगाया तो कोविशील्ड लगेगा, तो मिक्स एंड मैच नहीं है। बट वहां पर अनिल जी दिक्कत है। तो ये जिस तरीके से आपने उसका करा था, तो जो लोग अनिल जी जापान जाना चाह रहे हैं, अब देखिए अनिल जी हर व्यक्ति तो सिदानी जी पे डिपेंड नहीं करेगा, स्वाति जी की रानी देखेगा, कोई जापान बुला रहा होगा तो जाएगा ना अनिल जी। तो अनिल जी वो वैक्सीन अनिल जी आड़े आ रही है उसके। आपकी छुट्टी किसने अप्रूव की जापान की? नहीं अनिल जी मैं नहीं जा रहा हूँ, अनिल जी कुणाल जी को भेज रहे हैं। ओ कुणाल जी, क्या बात है। कुणाल जी के लिए भी सवाल तो यही आएगा। चलिए, अगर आपने अप्रूव किया तो ठीक। जी जी कुणाल जी। अनिल जी जापान लेकर आया अनिल जी। हाँ अच्छा, वो वाला जापान। अनिल जी पान। बस फिर परफेक्ट है। सेठी साहब कुछ विशेष टिप्पणी करें। जी सेठी साहब। अनिल जी थोड़ा समय हो तो एक और स्कैम आजकल चल रहा है अनिल जी, जो मुझे भी मेरे मोबाइल पे आया है, वो भी अगर आपको लगे तो उसको एड्रेस करना चाहिए। अनिल जी आजकल एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के नाम से मैसेज आते हैं कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट नहीं किया हुआ है। अगर आप रात को 10:30 बजे तक अगर आज पेमेंट नहीं करते तो 10:30 बजे तक आपकी पावर कनेक्शन कट जाएगा। और एक नंबर आता है, वो नंबर पे आप फोन करिए। तो मेरे पास आया तो पहले तो वो मैसेज में पावर की स्पेलिंग गलत थी और भी इंग्लिश में मिस्टेक्स थी। तो मैंने बोला ये तो हो ही नहीं सकता, अडानी का ये फ्रॉड है। फिर मैंने सोचा एक बार फोन करके देखते हैं, और मैंने चेक करवा लिया, बिल्स तो पेड ही होते हैं। ऑफिस में पता किया तो सब बिल्स पेड ही थे। फिर जब उस नंबर पे फोन करो, फिर मैंने सामने जिसने भी उठाया, मैंने उससे पूछा भाई कि अच्छा आप ये बताओ मेरा एड्रेस क्या है, बिकॉज मेरे तो 5-6 एड्रेसेस है। अभी ये सबके बिल्स सबके मेरे मोबाइल पे आते हैं मैसेजेस। तो किसके बोला आप एक काम करो, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ये दबाओ वो दबाओ। मैंने बोला समझ गया मैं कि क्या चक्कर चल रहा है। तो इस तरह से मुझे लगता है एक बार आप वो नंबर दबाएंगे या उनकी बातों को मानेंगे तो हो सकता है आपका टेलीफोन हैक होगा या कुछ आपके डेटा चले जाएंगे, इस तरह का कुछ लगता है मुझे। बट वो इतना डरावना होता है कि आप अगर आज की आज बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो आपकी पावर कट जाएगा, या फिर आप इस नंबर पे तुरंत फोन करिए। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको कैंडल्स खरीद के लानी चाहिए। टॉर्च वो मजाक की बात है, लेकिन सेठी साहब मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले हमने इस पर शो किया। 3-4 दिन पहले हुआ था जहां तक मेरा ख्याल है ना। 9 लाख रुपए प्रोफेसर के उनसे ठग लिया गया था। हाँ, इसी के नाम पे। तो इसी के नाम पे 9 लाख रुपए एक लेक्चरर साहब थे, उनके अकाउंट से निकाल लिए इन लोगों ने। तो बिल्कुल आपका पॉइंट सही है, आप बच गए। आपके 9 लाख रुपए बचे, हो सकता है आपके तो और भी ज्यादा निकलते। तो ये जो बचे, इस खुशी में आप बाकी सारे पैनलिस्ट को एक अच्छी सी ट्रीट दें, पार्टी दें। सेठ साहब आपने पॉइंट जो रेज किया बहुत अच्छा है, इसी बहाने सबको पार्टी मिलेगी। बिल्कुल। बाद में वो लेडीज लोगों के मोबाइल पे भी आने लग गया। लेडीज लोगों के भी दे आर नॉट, उनको पता नहीं चलता कि देखते कि भाई ये मिस्टेक है या ऐसा नहीं हो सकता। एंड इफ यू हैपन टू कॉल देम अगेन, फिर आप गए। बिल्कुल ऑन ए सीरियस नोट ये बात सही है कि अगर इस तरह की कोई भी कॉल्स आए, देखो कोई आप है ना
महीनों महीनों तक बिल पे ना करें, बिजली नहीं कटेगी। इसका मतलब ये नहीं कि कल से बंद कर दें बिल पे करना। कौन सी बिजली कट रही है? अनिल जी तो बोल रहे थे बिजली नहीं कटेगी, लेकिन इस तरह से कोई बोल के आपको बिजली काटेगा नहीं। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिससे आपको तुरंत ही समझ में आ जाना चाहिए कि आज ये नहीं करो। जहाँ भी डेडलाइन आई ना, आज ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, और वो डेडलाइन ऐसी आए कि जो मतलब तुरंत वाली हो, आजकल वाली हो। अगर कोई डेडलाइन आपको देगा भी तो 15-20 दिन की कम से कम देगा। क्रेडिट कार्ड में, अनसिक्योर्ड लोन्स में, पर्सनल लोन्स में भी आपको 15-20 दिन की डेडलाइन मिलती है। तो ऐसा कौन सा भाई साहब बिजली का बिल आज नहीं काटा, और कौन सा पिछले महीने तक तो आपने भरा हुई है, अगर इस महीने का नहीं भी भरा तो एक महीने में कौन सी बिजली कटती है? कभी कभी थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लेना चाहिए। तो ये दर्शकों के लिए, तो जो लोग डरे समझिए कि क्या हो सकता है। रहा सवाल बंसल जी वाला, वो बूस्टर डोज वाला, बंसल जी जरूर इस पर जापान के साथ साथ बाकी देशों पर भी विचार किया जाएगा, और इस पर हमारी टीम काम करके एक बढ़िया शो बनाने की कोशिश जरूर करेगी। तो तुरंत ही सब सजेशन आने लगे। अगर ऐसे ही सजेशन आते तो मृत्युंजय का क्या होगा? मृत्युंजय सोच रहे मेरा नंबर कब आएगा? जल्दी से खत्म करो भाई। थैंक यू वेरी मच कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, हिमांशु जी, सेठी साहब, श्रीकांत जी और जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। लेकिन अरे शुक्रिया क्या, हाँ बताया तो है नहीं शाम का प्रोग्राम क्या है। ओह हो, एक मिनट रुके जाइएगा मत। थैंक यू बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि चले ही जाए उठ के। एक मिनट जल्दी से मैं बता दूं आपको क्या क्या है आज का कार्यक्रम। गुरुवार है और गुरुवार का दिन तो स्पेशल होता है, आपको पता है। बात दुनिया की, आपका हमारा सबका फेवरेट शो। जल्दी से एक बार देख लीजिए आज की क्या क्या स्टोरीज हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। जुड़वा बहनों ने एक ही दिन एक जैसे बेटों को दिया जन्म। मिलिए रूस के बाहुबली से जिसमें है हल्क जैसी ताकत। जो बाइडेन क्यों बने पीएम मोदी के फैन। और मिलिए दुनिया के सबसे छोटे टीनेजर से। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ये है आपके लिए कुछ बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरीज। लेकिन एक बड़ी मुहिम जो जी बिजनेस की तरफ से लगातार चल रही है, आरबीआई ने फर्जी तरीके से लोन देने के दोषी 5 एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। और अब ये लड़ाई आखिरी पड़ाव पर पहुंची, क्योंकि आरबीआई ने कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की है जो वाकई में इन लोन ऐप्स को पैसा दे रहे हैं। आज शाम 5 बजे इसी पर करेंगे हम विशेष चर्चा। डिजिटल ठगों पर कस्ते शिकंजे पर करेंगे बातचीत, और बताएंगे कैसे इस मुहिम का असर आपको होता हुआ दिख रहा है, कैसे आप इन फेक लोन ऐप्स से बच सकते हैं। फर्जी लोन का धंधा, आरबीआई का डंडा, ये है हमारी कवर स्टोरी। रमन अग्रवाल साहब होंगे हमारे साथ, डायरेक्टर एफआईडीसी। संजीव पांडे साहब होंगे हमारे साथ, को फाउंडर ईरूट टेक्नोलॉजीज। और हमारे साथ होंगी दीपिका सिंह, जानी मानी साइबर एक्सपर्ट। इन तीनों से करेंगे हम मुलाकात। बढ़ते आगे, और आज हम आपको बताएंगे 72 रूल 72। आई डोंट नो रूल 72 कितने लोग जानते हैं, हमारे मार्केट के एक्सपर्ट तो सब जानते होंगे, लेकिन ये एक ऐसा रूल है जो आपको कैलकुलेट करके आसानी से बता सकता है कि आपका निवेश किया हुआ पैसा कितने साल में दुगुना हो सकता है, और अगर आपको कितने साल में पैसा दुगुना करना है तो उस पर किस तरह का रिटर्न चाहिए। 72 का रूल है। तो अगर आपने 72 से, जैसे समझिए आपको ब्याज दर 8% पे आप पैसा लगा रहे हैं, 72 डिवाइडेड 8 करें तो यानी कि आपका कितना 9 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। 72 डिवाइड, तो ये रूल है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है आपके लिए, एकदम हैंडी कैलकुलेशन। जिन लोगों ने बचपन में, जैसे दीप के लिए टेबल्स और हमारे लिए पहाड़े जिन्होंने कम पढ़े हों उन लोगों के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और जिन्होंने पढ़े हैं वो भी काफ़ी लोग मुझे पता है भूल चुके होंगे, हमारे काफ़ी लोग सीनियर हो चुके हैं काफ़ी, तो वो भी एक बार अपना फिर से रिवीजन कर लें, याददाश्त फिर से आपकी लौट आएगी और पुराने ज़माने में भी पहुंच जाएंगे, वो भी अच्छा है। तो 72 का नियम, कब तक दोगुनी रकम, ये होगी आज की हमारी खास चर्चा। अमित कुकरेजा साहब होंगे हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। जुड़िएगा हमारे साथ आज शाम 6:30 बजे। गेहूं के बाद अब सरकार चावल के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा सकती है। आज शाम 5:30 बजे महंगाई के मुद्दे पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बड़ी बैठक है। इसी बैठक के फैसलों का 360 डिग्री विश्लेषण होगा शाम 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन में। कवर स्टोरी, महंगाई की मेगा सर्जरी। वाओ, एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के लिए अपना रिवाइज प्लान पेश किया है। वाह भाई, इससे अब ट्विटर की डील पर थोड़े बादल साफ होने की संभावनाएं दिख रही। पूरा प्लान बताएंगे, एलन का रिवाइज प्लान आज शाम 8 बजे। और पाकिस्तान में भी अब राजनीतिक उठापटक बढ़ती नजर आ रही है। इमरान ने सरकार के खिलाफ आज़ादी मार्च निकाला, जो कि अब काफ़ी
हिंसक हो चुका है। पूरा विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तान में हिंसक इमरान, ये आज की एक और स्टोरी। जालसाज अब व्हाट्सएप के जरिए सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को ठग रहे हैं। पंजाब सरकार ने इस मामले में अलर्ट जारी किया है। पूरा मामला क्या है बताएंगे हम आपको। व्हाट्सएप फ्रॉड से सावधान, ये एक और स्टोरी। तो ये सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो आपके काम की है, जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। अब एक बार फिर से सबका धन्यवाद। इस बार इंडिविजुअली एक एक का नाम लेकर धन्यवाद नहीं करूँगा क्योंकि पहले कर चुका हूँ। तो आप सबका धन्यवाद। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्र है, शुक्रवार है, आप आराम से हल्के फुल्के अंदाज में अपनी पसंद के अटायर में स्वागत होगा आपका। कल सुबह सब जुड़ जाइएगा। मुझे दीप को इजाजत दीजिए। मृत्युंजय तैयार है हमारे साथ। मृत्युंजय, एक्शन बताइए। एक्शन की थोड़ी कमी है गोल्ड में। गोल्ड का मार्केट 60 रुपए नीचे है और चांदी में भी बहुत ही रेंज का ट्रेड है, लेकिन हाँ गिरावट का माहौल है कॉटन में करीब ऐसा लगे कि एक्शन की कमी नहीं हो रहा। हमको बोल, हम 4 बजे तक भी कर सकते हैं शो। हम आगे बढ़ा देंगे। हमारे पास एक्शन ही एक्शन है। लेकिन हमारा सिर्फ 2 मार्केट है ना, एक एग्री एक नॉन एग्री। हाँ। तो कभी एग्री में नहीं होता तो नॉन एग्री में हो जाता है। देखो, कभी नॉन एग्री में तो एग्री। करूंगा तो मैं 4 बजे तक अलाउ नहीं करूंगा तो मैं बिल्कुल परफेक्ट।